के शो में शामिल बच्चों पे पढ़ाई का बेजा बोझ और वालिदैन की परेशानियां, साथ साथ होंगे योगी वजाहत और उनकी शानदार टिप्स, और आखिर में आज की खास मेहमान अतीका ओडो। तो देखते रहिए मॉर्निंग एट होम। Assalamu alaikum and welcome back once again to Morning at Home only on PTV Home। मैं हूँ नादिया खान और लाइव आप देख रहे हैं PTV Home पे हमारा मॉर्निंग शो, जो कि आप रोज़ ही देखते हैं एक्सेप्ट फॉर सैटरडे संडे। 2 दिन आ रहे हैं जब आपकी मेरी मुलाकात नहीं होगी। आई नो आई विल मिस यू एंड यू विल मिस मी, बट कोई बात नहीं। जो शोज़ हुए हैं पूरा हफ्ता आप उसको यूट्यूब पर दोबारा देखें, बड़े अच्छे शोज़ रहे। आज का शो बहुत ही इंफॉर्मेटिव है। आई एम श्योर कि बीइंग अ पेरेंट, अगर आपके बच्चे इस वक्त ए लेवल्स कर रहे हैं या करने वाले हैं, दोनों केसेस में आपके लिए अभी जो हम लोग इस वक्त बात करने लगे हैं इज़ वेरी रेलिवेंट। ए लेवल्स में बच्चे और माँ बाप एक शदीद खौफनाक फेज से फाइनेंशियली, इमोशनली, फिजिकली, मेंटली मिल के बड़ी एक अजीब फेज से सब गुजर रहे होते हैं। एक बच्चा निकलता है उस फेज से, थोड़ा सांस लेते, दूसरे बच्चे का ए लेवल्स का टाइम आ जाता है। जब तक आप उस ड्रिल से गुजरेंगे नहीं, उस फेज से गुजरेंगे नहीं, जब आपके बच्चे उस एज पे पहुंचेंगे नहीं, आप सोच नहीं सकते कि कितनी खौफनाक ये कंडीशन होती है एक फैमिली में। ये 2 साल का अरसा ए लेवल्स का, और ये एक ऐसा बिजनेस बन चुका है कि आप ये समझें कि जो बच्चे को स्ट्रेस तो मिलना ही मिलना है, जो प्रेशर मिलना ही मिलना है, पेरेंट्स के ऊपर फाइनेंशियल प्रेशर इतना ज़्यादा आ जाता है। और बहुत सारी चीज़ें इन पाकिस्तान बच्चे पेरेंट्स समझते ही नहीं। हम चाहते हैं बस हमारा बच्चा जो है ना बस बेस्ट पढ़ जाए। अब वो आके बच्चा जो आपको बातें बता रहा है कि मामा इस चीज़ की भी पैसे देने हैं, उस चीज़ के भी पैसे देने हैं, हमें समझ नहीं आ रही होती लेकिन हम पे कर देते हैं। आजकल बच्चे ए लेवल्स की फ़ीस जो माँ बाप दे रहे हैं और उसका प्रेशर, उसकी पढ़ाई, सेम टाइम ट्यूशन भी चाहिए, ट्यूशन का अलग होमवर्क और असाइनमेंट्स आते हैं हर सब्जेक्ट के। आप मतलब ए लेवल्स की भी अगर फ़ी देखा जाए तो तकरीबन 50,000 तक जा रही है पर मंथ। और सब्जेक्ट वाइज लॉ लिया है तो अलग फ़ीस है, ठीक है जी। साइंस का सब्जेक्ट लिया है, फाइनेंस का लिया है तो एक अलग फ़ी है, अप्रॉक्सीमेटली 50,000 एंड अबव बन जाती है। उसके बाद बच्चे को ट्यूशन मस्ट है। सॉरी, ट्यूशन के बगैर तो मामा मैं ए लेवल्स नहीं क्लियर करूंगी, मैं तो फेल हो जाऊंगी। अब ये कि ए स्टार नहीं आएगा, ए नहीं आएगा, ट्यूशन भी लगाओ। पर सब्जेक्ट भी जो है आपका अच्छा टीचर को 15,000, 20,000, कुछ 40,000 तक भी जा रही है प्राइसेस पर सब्जेक्ट। वो सिलसिला। अब एक नया मसला फिर आ गया कि सैट भी मामा मुझे करना है। सैट का टाइम कहाँ से निकालोगी? सैट एक अलग एग्जामिनेशन, बहुत ही शदीद प्रेपरेशन, खौफनाक ट्यूशन उसके लिए अलग चाहिए। उस ट्यूशन के 2 महीने के फिर 40,000 रुपये। सैट के आपने जो टाइम लेना है और एग्जामिनेशन के लिए अपनी जो आपने अपने आप को रजिस्टर करना है, उसकी फिर डॉलर्स में फ़ीस, वो भी मेरे ख्याल कुछ 40-45,000, वो भी दो। मतलब कितना यार, क्या जान लोगे माँ बाप की। ए लेवल्स अब एक अजाब बन चुका है। मतलब आप उसके लिए एक बचपन में प्लॉट खरीद लें, आपको अपने एक बच्चे को ए लेवल्स कराने के लिए वो प्लॉट बेचना पड़ेगा। ये हालात आ गए हैं। और आगे कोई गारंटी भी नहीं कि बच्चे ने कितने एज लेने, A+ लेने हैं। ना ट्यूटर गारंटी लेगा, ना कोई टीचर गारंटी लेगा, ना प्रिंसिपल कुछ कह सकता है, बच्चे का भी पता नहीं। लेकिन आपके जो है ना लाखों रेडी रखें इस 2 साल में। शादी के लिए सेविंग छोड़ दें, ए लेवल्स कराएं। और क्या ये ज़रूरी भी है? अगर नहीं है मेरे पास पैसे ए लेवल्स के लिए, क्या मेरा बच्चा ज़िंदगी में कुछ नहीं कर सकेगा? आर देयर अदर ऑप्शंस ऑल्सो? मैं मलेशिया गई, वहाँ कुछ ऐसे लोगों से मिलना हुआ जो कि एकेडमिक्स एजुकेशन में है। उन्होंने मुझे बड़ी कमाल यूनिवर्सिटीज़ दिखाई। एंड आई टेल यू, मलेशिया में इस वक्त बहुत कमाल क्वालिटी एजुकेशन मिल रही है, बहुत अफोर्डेबल प्राइस में, और ए लेवल्स इज़ नॉट रिक्वायर्ड। वहाँ जाके मुझे पता चला कि एक चीज़ होती है फाउंडेशन। अगर बच्चा ए लेवल्स नहीं करना चाहता या आप अफोर्ड नहीं कर सकते, आप बच्चे को फाउंडेशन भी करा सकते हैं। अच्छा, अगर फाउंडेशन करता है तो वो डायरेक्ट अपने पसंदीदा सब्जेक्ट में आ जाएगा, उसको इधर उधर के और सब्जेक्ट्स नहीं करने। वो अपना पसंद करके सब्जेक्ट जो उसकी फील्ड है, 1 साल फाउंडेशन करके फिर वो अपना डिप्लोमा होता है सर या डिग्री? बिल्कुल डिप्लोमा या डिग्री? आई थिंक इट्स लीडिंग टू डिग्री। बिल्कुल वो, वरना डिप्लोमा 2 साल एंड 2 साल डिग्री, इस तरह की चीज़। बट मैं इतनी इम्प्रेस हुई इनके कैंपसेस, उनके हॉस्टल्स देख के, ये मैंने कहा मलेशिया को क्यों नहीं एक अच्छी ऑप्शन समझते। और मैंने अपनी बच्ची को दिखाया, मेरी बेटी ने कहा मैंने यहाँ आना है पढ़ने। और बड़े कमाल, टेलर्स उनका एक कॉलेज है, फिर एक ये API करके है, ये बड़ा अच्छा है। बड़े अच्छे इंस्टीट्यूशंस, प्लीज़ चेक देम आउट। अगर आप बच्चे को बाहर भेजना चाहते हैं या इवन
मैं आपको बताऊं वो आपको फिर भी सस्ता पड़ेगा बजाय जो आप पाकिस्तान में यहाँ ए लेवल्स और ट्यूशन्स और सारी चीज़ें करवा रहे हैं बच्चे को। जस्ट चेक देम आउट कि उनके क्या ऑप्शंस हैं, क्या प्राइसेस हैं। स्कॉलरशिप्स भी ऑफ़र करते हैं, डिस्काउंट्स भी ऑफ़र करते हैं अच्छी यूनिवर्सिटीज़। तो खैर मैंने बड़ी बात कर दी। आज के शो में हम इस पे बात करेंगे कि ए लेवल्स पे इतना खर्चा क्यों, और ए लेवल्स के अलावा दुनिया में हमारे बच्चे के लिए क्या ऑप्शन है। बच्चा नहीं कर सकता क्योंकि टफ बहुत है, फिर हम क्या करें। दूसरी बात, फिर एन योगी वजाहत शो पे आएंगे और हम बात करेंगे अबाउट साइनस ब्लॉकेजेस ऑफ द नोज। और इस मौसम में ज़्यादा खराटे लोग लेते हैं क्योंकि नाक बंद रहती है, डस्ट है, बारिशें, जो भी मौसम के चेंजेस। एंड आफ्टर दैट वी हैव द अमेजिंग अतीका ओडू ऑन द शो। और अतीका ओडू आजकल बड़ी एक्टिवली इन्वॉल्व है मीडिया अवार्ड्स में, विमेन मीडिया अवार्ड्स, वो क्या चीज़ है। साथ में ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस पे बहुत काम कर रही हैं, उनसे बात करेंगे। पानी है कोई बहुत ज़्यादा, माशाल्लाह शुरू में बोलना हो जाता है। तो अब स्टार्ट करेंगे। मैं अपने गेस्ट से इंट्रोड्यूस करा आपको। हमारे पास डॉक्टर उज़्मा अली हैं जो कि डायरेक्टर है इंस्टीट्यूट ऑफ क्लिनिकल साइकोलॉजी की यूनिवर्सिटी ऑफ कराची। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू नादिया फॉर इनवाइटिंग मी। थैंक यू फॉर बीइंग ऑन द शो। आप आई सुबह सुबह। इट्स माय प्लेजर। थैंक यू। एंड उसके साथ वी हैव नासिर आर जैदी साहब जो कि फाउंडर एंड प्रेसिडेंट हैं ऑफ पाकिस्तान एकेडमिक कंसोर्शियम। या इट इज। कंसोर्शियम क्या है जी, यकीनन कंसोर्शियम से मुराद ये है कि ये एक ऐसी एसोसिएशन है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म है इन विच वी आर केटरिंग टू ऑल द सेक्टर्स ऑफ एकेडेमिया इंक्लूडिंग स्कूल्स, कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज। तो आप एसोसिएशन नहीं डाल सकते थे, लफ्ज मुश्किल है। नहीं, एसोसिएशन असल में है नहीं क्योंकि हमें सारे सेक्टर्स को इंक्लूड करना था, इसलिए वी हैड टू यूज द वर्ड कंसोर्शियम। अच्छा, मिल के एग्जैक्टली कलेक्टेड एंड ये ओके। कॉलर से भी बात करेंगे। आई एम श्योर लाइव आज आप बहुत सारे सवाल करना चाहते होंगे। मोस्ट वेलकम। पहले आपकी कॉल्स, फिर कुछ और। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हबीबा फ्रॉम हेलो। सक्खर। अच्छा, हेलो। मैंने पहले भी एक बार कॉल किया। जी हबीबा, कैसी हैं आप? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसी हैं नादिया? मजे में जी। क्या सवाल है प्लीज? आज कॉलर्स आपको याद होगा परसों मेरी आपसे बात हुई थी। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल। तो आप बड़ी जबरदस्त हुई थी। जी टॉपिक से रिलेटेड बताएं क्योंकि आज बहुत सारे कॉलर्स हैं, श्योर सवाल करना नहीं, चाहिए। बहुत जबरदस्त आज का शो है, यकीन माने आज का तो जबरदस्त शो है। आजकल तो ये फैशन बना हुआ है ना, ओ लेवल ए लेवल, हालांकि इसमें कुछ भी नहीं है। मेरे अपने भांजी ने ओ लेवल ए लेवल किया है। यकीन माने मेरे सामने की बात है, सिर्फ इंग्लिश बोलने के सिवा उन बच्चों को कुछ नहीं आता, कोई उनकी नॉलेज नहीं है, कुछ भी नहीं है। अभी वो रिसेंटली एक जगह पे अप्लाई करने गया, बड़ा बेटा ना, वो मेरे बड़ा भांजा ना, मेरा नेफ्यू मेरा ना, तो वो जब गए हैं ना तो उसको वहां पर जहां पर वो इंटरव्यू देने गए ना, तो उनको वहां पर जब ये अपनी उन्होंने डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट वगैरह दिखाया तो उन्होंने कहा कि हमें तो इस चीज का पता ही नहीं है, ये ओ लेवल ए लेवल क्या है। आप जो है ना सिंध बोर्ड की हमें वो सर्टिफिकेट वगैरह दिखाए ना, हमें इन चीजों का नहीं पता। वो बच्चा बेचारा उसी तरह ले आया अपने सर्टिफिकेट के, अपनी मम्मा को कहता है कि ये देखो मामा, ये तो बिल्कुल इसका तो कोई फायदा ही नहीं। और उन्होंने क्या किया, अपनी छोटी बेटी को भी यही करवा रहे हैं। और जब एक का तजर्बा हो गया, और यकीन माने लाखों रुपए इस चीज पर लगाया अगलों ने, और फायदा कुछ भी नहीं। ये सिर्फ एक ट्रेंड हो गया, एक फैशन हो गया कि जी हमारा बच्चा ओ लेवल कर रहा है, हमारा बच्चा ए लेवल कर रहा है, और जी आता जाता कुछ भी नहीं है। यकीन माने मेरे सामने का है, और सिर्फ इंग्लिश आप जितनी मर्जी उनसे बुलवा लें, बस इंग्लिश में। और महीने का ये तकरीबन 1.5 लाख पे खर्चा जा रहा है ट्यूशन मिला के, तकरीबन 2.5 लाख रुपए। 2.5 लाख रुपए, वो डिपेंडिंग ऑन द टीचर या और सब्जेक्ट। बिल्कुल सही कह रही हैं आप। फिर बच्चों का आना जाना, क्लासेस के डिफरेंट टाइमिंग्स, अजीब अजीब और फिर उसके लिए ट्यूशन भी लाजमी। तो यकीन माने लाखों रुपए की तो खाली ट्यूशन पढ़ाई है उनको। और यकीन माने वो बच्चा अभी बस अल्लाह पाक रहम करे, अल्लाह पाक उनको उस बच्चे को कामयाब करे। उसने बच्चे ने पढ़ा बहुत, मेहनत बहुत की, मगर कुछ भी नहीं, अभी तक तो कुछ हासिल नहीं हुआ। वही ना मसला ही कि सारे पैसे दे के भी, इतना कुछ करके भी गारंटी कोई नहीं कि बच्चे के कुछ रिजल्ट आने आगे उसका कोई फायदा होगा, या तो किसी इतना कोई रिटर्न की कोई गारंटी तो हो, नथिंग, कुछ भी नहीं। और मैं आपको बताऊं, हर बच्चा अल्लाह ताला ने डिफरेंट बनाया है, उसके दिमाग, उसकी कैपेसिटी डिफरेंट होती है। अब उसमें मुज़्मा जी से बात करेंगे, क्या हर बच्चा ए लेवल्स का चैलेंज और स्ट्रेस ले सकता है? देखिए, हर बच्चा मेरे ख्याल से नहीं ले सकता ए लेवल्स का चैलेंज। जिस तरह से उनके डिफरेंट कोर्सेज होते हैं, और कोर्सेज अगर आप सिलेबस देखें तो बहुत ज़्यादा है। बाकी जो अगर हम मैट्रिक बच्चे को कराते हैं या इंटर कराते हैं तो इनके सिलेबस ज़्यादा है, चीज़ों को ज़्यादा कवर कर रहे होते हैं, और उनका स्टाइल डिफरेंट है। स्टाइल में ये है कि वो बच्चों को इन्वॉल्व करते हैं कि बच्चे खुद सोचें, पढ़ें और ख़ुद से जो है वो आंसर करें। इनके शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं, तो कुछ बच्चे जो हैं वो उनका स्टाइल पढ़ने का अलग होता है, वो उसमें चंक्स में पढ़ते हैं। कुछ बच्चे हैं जो हैं वो ज़्यादा कंसंट्रेट करके लॉन्ग आवर्स तक जो पढ़ सकते हैं बच्चे। तो सारे बच्चे जो है मेरे ख्याल से ए लेवल्स या ओ लेवल्स
जो है वो नहीं कर पाते। जिन बच्चों को आपने शुरू से ऑब्जर्व किया होता है कि उनका स्टडी का स्टाइल कैसा है, वो किस तरह से लेके चीज़ों को चलते हैं, मोस्टली 6-7 से आप ऑब्जर्वेशन अपनी कर देते हैं, तो आप फिर गाइड करें कि बच्चे को बच्चे को ए लेवल्स कराना है या ओ लेवल्स कराना है। ये कौन एप्टीट्यूड देखेगा और डिसाइड करेगा कि मेरा बच्चा मैट्रिक करे, फाउंडेशन करे, और ऑप्शंस क्या हैं? ये वाली बात है नासिर साहब, हमारे पास बच्चों के लिए इस एज में क्या ऑप्शंस हैं जो ए लेवल्स अगर ना करना चाहे, व्हाट एल्स इज देयर? देखिए, आई वुड लाइक टू स्टार्ट कि जब आपका बच्चा किंडरगार्टन में होता है, प्ले ग्रुप में होता है, फिर एलिमेंट्री और टर्शियरी लेवल्स आते हैं, उसके बाद जब बच्चा आपका पास आउट करके टुवर्ड्स सेकेंडरी क्लासेस जा रहा होता है, तो वालिदैन को भी और जिस स्कूल में बच्चा पढ़ रहा हो उनको उसके एप्टीट्यूड का और उसकी कॉग्निशन का अंदाज़ा हो जाता है कि इसमें इतना एप्टीट्यूड है या नहीं है कि ये ओ लेवल्स और ए लेवल्स की तरफ जा सके। जहाँ तक अभी आपने बात की कि ए लेवल्स बहुत डिफ़िकल्ट है, देखिए पहले तो हमें इस बात से एग्री करना पड़ेगा कि पाकिस्तान एक डेवलपिंग कंट्री है जहाँ पे आपकी रियासत किसी हद तक नाकाम हुई तालीम फराहम करने में, प्राइवेट सेक्टर ने अपना रोल अज्यूम किया और यकीनन क्वालिटी एजुकेशन फराहम करने के लिए हमें एज अ पेरेंट ऐसा लगता है कि शायद फीसेस ज़्यादा हैं। बच्चों का एप्टीट्यूड जो लोग ए लेवल्स करते हैं या ओ लेवल्स करके आ रहे होते हैं, उसको जज करना मैं कहता हूँ फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट पेरेंट्स की जिम्मेदारी है, क्योंकि हमारे यहाँ पता है ओ लेवल्स और ए लेवल्स एक स्टेटस सिंबल भी अनफॉर्चुनेटली बन गया है कि अगर आपका बच्चा मैट्रिक बोर्ड से तालीम हासिल करेगा या आगा खान यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन बोर्ड, आपने कहा ऑप्शंस क्या अवेलेबल है? हाँ, ऑप्शन मुझे बताएं कि ए लेवल्स के अलावा ऑप्शंस हैं क्या क्या? पाकिस्तान की अगर आप बात करें तो देखिए, पहला तो ऑप्शन आपके पास स्ट्रेट अवे इंटरमीडिएट है। इसके अलावा अगर आप दीगर रूट्स के थ्रू जाएं, जो लोग एसीसीए के थ्रू आ रहे होते हैं उनको इंटरमीडिएट बोर्ड ही आपका जो सिंध बोर्ड कहलाता है। जो बच्चा मैट्रिक करेगा तो क्या होगा? उसको कल को क्या कम जॉब्स ऑफर होंगी, वो यूनिवर्सिटी नहीं जा सकेगा, उसको ऑक्सीजन कम मिलेगी, क्या होगा? ये एक बहुत बड़ा मेरा ख्याल है कि मिसपरसेप्शन है, क्योंकि आई एम माई सेल्फ अ मैट्रिकुलेट, मैंने ओ लेवल नहीं किया है, ठीक है ना, प्राउड टू बी मैट्रिक पास। आप ये देखिए कि आपके मुल्क में जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है, अगर हम ये कहते हैं कि जी मैट्रिक बिल्कुल बेकार होता है और हमारा बच्चा ओ लेवल्स ए लेवल्स करके बड़ा आदमी बनेगा, तो आज जो लोग डिफरेंट जगहों पे बड़े ओहदों पे बैठे हुए हैं, जो आपकी ब्यूरोक्रेसी है या जो नेशनल मल्टीनेशनल फर्म में लोग जॉब कर रहे हैं, आप जाके रिसर्च कर लें, पहले तो इतना रुझान ही नहीं था। ये तो हम लोगों ने खुद उन लोगों को स्पेस दी कि लोगों ने इसको, और वहां पे वो लोग अकोमोडेट हुए कि जी ओ लेवल्स और ए लेवल्स एक इंटरनेशनल एरेना में आपके बच्चे को ले जाता है, आप इंटरनेशनल लर्निंग अपॉर्चुनिटीज अपने बच्चे को पाकिस्तान में दे रहे हैं। और जो बच्चा मैट्रिक करेगा, क्या कल वो अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया नहीं पढ़ सकता? वो डेफिनेटली जा सकता है, पाकिस्तान में नहीं कर सकता। ये बात सोचने की है, ये समझे बात। जी, मेरे बड़े बेटे ने जो है वो इंटर किया और अब वो बैरिया से वो अकाउंटिंग फाइनेंस कर रहा है। छोटा वाला ओ लेवल्स कर रहा है, अपनी मर्जी से उसने लिया, बड़े ने अपनी मर्जी से मैट्रिक में गया, छोटे ने अपनी मर्जी से ओ लेवल्स लिया। लेकिन कंसल्टेशन के बाद मर्जी, एक बच्चे की कैपेबिलिटी और अफोर्डेबिलिटी, तीन चीजें मिलके बच्चे का पाथ डिसाइड करते हैं कि क्या पढ़े। और दोनों की इंग्लिश दोनों की अच्छी है, दोनों मैथ्स में अच्छे हैं, दोनों साइंस में अच्छे हैं, क्योंकि कैलिबर है और इंटरेस्ट है, दोनों चीज़ें हैं। आप बच्चे का ये भी देखें कि अगर वो मैट्रिक भी कर रहा है तो वो ऐसा नहीं है कि उसको कुछ नहीं आएगा या बाहर कम्पीट वो नहीं कर पाएगा, बिल्कुल कर पाएगा। उसका सिलेबस में कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस भी नहीं है कि बच्चा अगर मैट्रिक में जा रहा है या इंटर कर रहा है तो बहुत डिफरेंट होगा। लेकिन कुछ कॉलेजेस में, जैसे आप जब फॉर एग्जांपल आप डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में जब जाते हैं तो वहाँ पे वो अगर वो टेस्ट एग्ज़ाम का यानी टेस्ट देता है तो उनका सिलेबस डिफरेंट होता है। लेकिन जो बच्चे ए लेवल्स या ओ लेवल्स करके आते हैं तो उनके लिए सैट की ऑप्शन होती है, क्योंकि वो इंटरनेशनल स्टाइल पे आपके पास अवेलेबल जो है एक एप्टीट्यूड टेस्ट है। मतलब आपका बच्चा जब जॉब करेगा लेटर ऑन, उसके इतने बड़े सीवी में इतना सा जो ए लेवल्स है, जो इतना सा एक होगा जो शायद उसको हायर करने वाला देखे भी नहीं, उसके लिए आप कितने पैसे बर्बाद कर देते हैं। और मैं आपको एक बहुत बड़ी बात बताऊं, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, फ्यूचर में अच्छी जॉब्स, और मैं बाहर के मुल्कों की बात कर रही हूँ, उसमें सिलेक्शन होगी ऑन बेसिस ऑफ IQ एंड एप्टीट्यूड। वो आपसे आपका इमोशनल स्ट्रेंथ, कि आप कितने स्ट्रेस में मैनेज कर सकते हैं सिचुएशंस, आपकी डिग्रीज, आपकी ये सारे जो हैं चीजें, ये कल को काउंट नहीं होगी, एक्सपीरियंस काउंट होगा, आपकी स्किल काउंट होगी। बस ये डिग्री, ये जो सारे हैं ना, ये A+ अब आगे काम नहीं आएंगे आगे फ्यूचर में, क्योंकि A+ तो बहुत बच्चे ले रहे हैं। लाइक टू ऐड कि देखिए, जो पेरेंट्स, यकीनन बहुत बड़ी ऑडियंस आपका ये प्रोग्राम इस वक्त देख रही है, उनके ऊपर ये जिम्मेदारी आयद होती है कि वो बच्चों की मेंटोरिंग करें और खाली किसी भी स्कूल या कॉलेज पे अपने बच्चे के मुस्तकबिल को आप नहीं छोड़ दें, क्योंकि आपने बच्चे की जो आपकी नर्चरिंग है, फिर उसके बाद फाइनेंशियल जो अपब्रिंगिंग है, जो आपके ऊपर लोड आता है, फिर आप शिकायत करते हैं, तो आप पहले से उसके लिए पाथवेज डिसाइड कर लें कि हमारे बच्चे का ये एप्टीट्यूड है, ये ए लेवल्स में या ओ लेवल्स में। और मैं आपको बताऊं, एक चीज़ मैं ऐड करूंगा कि ए लेवल्स के अंदर आपको एक बहुत बड़ी तादाद
तादाद में वो बच्चे मिलेंगे जो किसी बहुत महंगे कॉलेज में पढ़ रहे होंगे ए लेवल्स के, और वो बहुत महंगे ट्यूशन्स ले रहे होंगे क्योंकि शायद उनका इतना एप्टीट्यूड नहीं था कि आपने उनको ए लेवल्स की रेस में जाके लगा दिया। अब उसके बाद आपने, मैडम ने भी जिक्र किया कि साइकोलॉजिकल बैरियर्स भी आते हैं बच्चे के, उसको इश्यूज़ का वो शिकार होता है, और फिर पेरेंट्स जो है वो अल्टीमेटली ये सोच रहे होते हैं जब बहुत देर हो चुकी होती है। क्यों? क्योंकि देखें, पढ़ाई का मसला ये है कि आपकी एज भी गुजर रही है, एज फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप ये नहीं कर सकते कि ए लेवल्स में आपका बच्चा स्ट्रगलर था, वो फेल हो गया, आपने कहा चले कोई बात नहीं, अब हम इसको इंटर करवा देते हैं। चलिए 1 साल का तो फिर भी मार्जिन है, उससे ज्यादा बहुत सारे आप साल नहीं जाया करने चाहिए। मैं अभी देख रही हूँ 20-20 साल के बच्चे हो गए लड़के, ए लेवल्स ही नहीं क्लियर किया, ए लेवल्स क्लियर नहीं करना, 5वीं दफा बैठ रहे हैं, 5वीं दफा पेरेंट्स फीस भर रहे हैं। आपको 5 साल में समझ नहीं आई, 2 साल में समझ नहीं आई कि आपका बच्चा ए लेवल्स नहीं कर सकता, तो क्या हो गया अगर नहीं कर सकता? और कितनी सारी ऑप्शन मैं ऐड करूंगी, सब्जेक्ट्स पे भी वेरी करता है। यानी कुछ बच्चे वो साइंस के सब्जेक्ट्स वो इजीली कर लेते हैं, कुछ बच्चे नहीं कर पाते, उनका एप्टीट्यूड जो है वो डिफरेंट सब्जेक्ट में, सोशल साइंस के सब्जेक्ट्स होते हैं, अकाउंट्स होता है, उनमें बेहतर होता है। तो वहाँ पे फिर कंसल्टेशन अगर आप कर लेना, किसी से गाइडेंस ले ले, स्कूल काउंसलर्स अवेलेबल होते हैं, जितने बेहतर स्कूल्स हैं आज आप देखें, चाहे वो मैट्रिक लीग से हो या और दीगर सिस्टम्स को फॉलो कर रहे हो, वहाँ पे स्टूडेंट काउंसलर इज अ मस्ट नाउ। वो आइडेंटिफाई कर देता है आपके बच्चे की स्ट्रेंथ्स को और वीकनेसेस को, ताकि वालिदैन को भी आसानी हो, और उससे बढ़कर कि बच्चा जिस प्रॉब्लम को खुद आगे चल के फेस करने वाला है वो उसको पहले से प्रीएम्प्ट कर ले, और अकॉर्डिंग टू दैट आप बच्चे का जो है वो फ्यूचर रोड मैप उसको देख सकें। हाँ, लेकिन बच्चे की तो काउंसलिंग हो जाती है, माँ बाप की काउंसलिंग कौन करेगा? माँ बाप अपने लिए भी तो काउंसलिंग लेना कि मैं अपने बच्चे से क्या चाहती हूँ, मेरे बच्चे की स्ट्रेंथ ये है, मुझे उससे कितनी रियलिस्टिक गोल्स और रिजल्ट्स एक्सपेक्ट करने चाहिए। मुझे लगता है कि हर स्कूल में माँ बाप के लिए भी काउंसलर होना चाहिए जो उनको गाइड करे कि यहाँ से अब कहाँ जाना है, कहाँ तुम्हारा बच्चा सही जा सकता है। और काउंसलर का भी अच्छा एक्सपीरियंस होना जरूरी है। कुछ काउंसलर्स मैंने देखे हैं, काउंसलर बुलाता है, पेरेंट्स साथ होते हैं। हाँ, मैं एक छोटी सी एग्जांपल दूंगी। लास्ट ईयर मेरे बेटे ने नर्स में लिया इंजीनियरिंग में, लेकिन वो सेटल नहीं हुआ। एक सेमेस्टर कर लिया, दूसरे में उसने कहा मुझे नहीं पढ़ना। अब आप कहती हैं कि नहीं मैं इसको इससे अच्छी ट्यूशन दिलाऊंगी, ट्यूशन वाले का कसूर है। किया उसने अपना डिस्कस करने के बाद, जो कॉलेज काउंसलर था, मैं भी साथ गई, वो भी साथ गया, उनसे डिस्कस करने के बाद उसने अपना फील्ड चेंज किया। नाउ ही इज हैप्पी। सही बात क्योंकि है, छोटे से चेंज बच्चे इस और एज पे खुद एडजस्टमेंट डिसाइड नहीं कर पा रहे होते कि उनको करना क्या है। ये भी एक बहुत एक्सपीरियंस करके देखते हैं, फिर आप डिस्कशंस करें उनके साथ कि किस चीज में उनको ज्यादा अच्छा और वो चाह रहे होते हैं जो माँ बाप उनके लिए डिसाइड कर लें, उनको नाराज ना हो, या ये कि वो अपने लिए इतने हाई चैलेंजेस सेट कर लेते हैं जो अचीवेबल नहीं है। सारी प्रॉब्लम्स में बच्चे का टाइम, एनर्जी, दिमाग सब ज़ाया हो रहा होता है, और आपका पैसा। तो ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे आपकी कॉल्स। इफ़ यू वुड लाइक टू ऐड एनीथिंग तो मोस्ट वेलकम। सब्जेक्ट पे ही बात कीजिएगा, टॉपिक पे बात कीजिएगा। गुड मॉर्निंग। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। गुड मॉर्निंग। बात कर रहे हैं आज ए लेवल्स का प्रेशर बच्चों पे, पेरेंट्स पे, फाइनेंशियली, इमोशनली, मेंटली, फिजिकली कितना बढ़ गया और कितना ज़रूरी है ये ए लेवल्स। क्या अगर हम दूसरे सिस्टम पे जाते हैं तो हमें वही अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं, या अगर हम डिफरेंट पाथ लेते हैं तो आगे हमारा फ्यूचर का क्या होगा? बच्चे का फ्यूचर बड़ा सेंसिटिव इशू है, उसके लिए माँ बाप कुछ भी करने को तैयार हैं, बट ऑप्शंस, हर मुल्क में ऑप्शंस होती हैं। हमारे पास क्या ऑप्शंस हैं? नासिर साहब, ये ए लेवल्स कितना इम्पोर्टेंट है कि अगर उसको आप ना करें, और ये इंपॉर्टेंस इसकी पाकिस्तान में बढ़ी कैसे कुछ सालों में? देखिए, मेरा ख्याल है कि ए लेवल्स की जो सिग्निफिकेंस है पाकिस्तान में वो इसलिए ज़्यादा बढ़ी है कि अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ एक बहुत बड़ा बायस क्रिएट हुआ है पिछले 2-3 सालों में कि जो एम्प्लॉयर्स हैं, जो आपकी बड़ी नेशनल मल्टीनेशनल फर्म्स हैं, वो भी प्रेफर कर रही हैं उन बच्चों को जिनका CIE एजुकेशन बैकग्राउंड हो, यानी उन्होंने O लेवल्स और A लेवल्स करके फिर अपनी ग्रेजुएशन की हो। तो एक तो ये रीज़न हो गया है, और उसके बाद मैं यहाँ पे हाईलाइट करना चाहूँगा कि वो बच्चे जिनको हम कहते हैं कि वो स्ट्रगलर्स हैं, या वो O लेवल्स में और A लेवल्स में नहीं चल पा रहे, जब काफ़ी देर हो जाती है और वालिदैन को एहसास होता है, तो वो उनको फौरी तौर पर A लेवल्स से निकलवा कर और एक नॉर्मल इंटरमीडिएट
कॉलेज में उनका एडमिशन ये करवा ऐसा देते कोई हैं। देखा है आपने रुझान अभी? बेपनाह केसेस हैं, और मैं आप बताऊं आपको, दैट इज द रीजन वाई प्राइवेट कॉलेजेस की भी आप देखें कराची में, सिंध में, पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा मशरूमिंग हो गई है, बहुत बड़ी तादाद में आ गए हैं। वो एंटेन कर रहे हैं बच्चों को कि देखें गवर्नमेंट कॉलेजेस में अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में, लेट अस एडमिट कि पाकिस्तान इज़ अ डेवलपिंग नेशन, रियासत भरपूर कोशिश कर रही है कि तालीम के जो आपके एवेन्यूज़ हैं उनको बेहतर किया जाए, क्वालिटी को बढ़ाया जाए, लेकिन स्टिल प्राइवेट सेक्टर का एक बहुत बड़ा रोल है। ए लेवल्स में जो बच्चे नहीं चल पाते वहाँ से हार मान लेते हैं, साइकोलॉजिकली बहुत ज़्यादा हर्ट हो चुके होते हैं, फिर उनको निकलवा के डलवाया जाता है एक आम कॉलेज में, जैसे आप कहते हैं इंटरमीडिएट का कॉलेज। मेरे ख्याल में वालिदैन को इस बात को रियलाइज़ करना चाहिए कि जब आपका बच्चा प्राइमरी स्कूलिंग हासिल कर रहा हो, स्कूल आपका पहला नर्चरिंग ग्राउंड होता है जहाँ पर बच्चा एक बहुत बड़ा लाइफ स्पैन गुजारता है। आप ए लेवल्स को कंपेयर करें कॉलेज से तो वो तो सिर्फ और सिर्फ 2 साल का अरसा है, ठीक है। वालिदैन को ये देखना है कि जब उनका बच्चा स्कूल में एजुकेशन हासिल कर रहा है तो उसकी नॉलेज, उसका एप्टीट्यूड, उसकी कॉग्निशन, उसकी स्किल्स, उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स, इसके ऊपर स्कूल काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। अगर स्कूल काम कर रहा है तो मेरा ख्याल है कि आपके बच्चे को OA लेवल्स की ऐसा कोई ज़रूरत नहीं है। एक बहुत अच्छा स्कूल मैट्रिक सिस्टम के ऊपर भी आपके बच्चे को बहुत बेहतर फ्यूचर दे सकता है। तो बच्चे के ऊपर क्या गुजर रही होती है जब वो दूसरों की एक्सपेक्टेशंस की वजह से अपने आप को फुल ऑन उस सिस्टम में ढालने की कोशिश कर रहा है जो उसके पल्ले नहीं पड़ा? बहुत सारे लोग नंबर्स वगैरह देखते हैं या मुश्किल इंग्लिश की बुक्स देखते हैं, उनके ऊपर से गुजर जाती है, उनको नहीं समझ आता, और वो अपनी बेस्ट भी ट्राई कर रहे होते हैं, और जब उनसे नहीं बन पाता तो फिर वो रिबेल कर जाते हैं, और उनको क्या साइकोलॉजिकल इश्यूज और प्रॉब्लम्स होते हैं वो उस्मा मैं आपसे पूछूंगी। कॉलर से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। वालेकुम अस्सलाम। हेलो 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 जी जी, जबरदस्त कड़क आवाज है। अस्सलाम वालेकुम सलाम, वालेकुम। हुमैरा फ्रॉम कराची, गुड मॉर्निंग, कैसी हो? कैसे हाल चाल है आपके? जी आई एम फाइन, थैंक यू सो मच। क्या कहना चाहोगी? थैंक यू सो मच। हाँ, रिलैक्स होगी, अब बताओ सवाल क्या है? सवाल Relax, ये नहीं है, लेकिन आप लोगों का टॉपिक जो है मैम लिसन, आप लोगों का टॉपिक है वो बहुत ही इस वक्त ये बर्निंग क्वेश्चन बना हुआ है, और बिकॉज ये कि मेरे एक बेटे ने किया है मैट्रिक सिस्टम से, ठीक है, ही इज आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट, और बहुत यानी कि बेटे, अच्छा दूसरे छोटे बेटे ने O लेवल्स किया है, लेकिन वही बात आ जाती है, जमीन आसमान का फर्क है फीसिस में। अच्छा, जितने भी आप अच्छे स्कूल से पढ़ रहे हैं, अच्छे स्कूल का क्या मतलब है कि वो अच्छा पढ़ा रहे हैं? नहीं, अच्छे स्कूल का बच्चा भी आफ्टर स्कूल ट्यूशन जा रहा है। A लेवल्स की ट्यूशन, O लेवल्स की ट्यूशन इतनी हाई है कि बहुत ज्यादा। अच्छा, दूसरी बात ये कि अगर बच्चा O लेवल्स करके आप इंटर करवाते हैं तो उसको बहुत ज्यादा मुश्किल लगता है, बिकॉज डेरिवेशन और सारे जो न्यूमेरिकल्स वगैरह वो बहुत ज्यादा वो बच्चे को इतना ज्यादा वो कर देते हैं कि बच्चा सोचता है कि अब मैं क्या करूं, मैंने तो O लेवल्स किया है। हालांकि मैं ये समझती हूँ कि पाकिस्तान में O लेवल्स और A लेवल्स होना ही नहीं चाहिए। यहाँ पे लोगों के लिए रोटी, कपड़ा और मकान की मुश्किल है, ना कि बच्चे को O लेवल्स और A लेवल्स करवाएं। आप बताइए कि ये क्या? अच्छा, ये मैं एक बात, ये पॉइंट है यहाँ पर जो मैट्रिक सिस्टम में वो इसलिए ये कहते हैं कि अगर मैट्रिक सिस्टम करते हैं वहाँ पे चीटिंग का बहुत ज्यादा है, पेपर चेंज हो जाता है, जो बच्चे ने पेपर किया है वो चेंज हो जाता है, अंदर बोर्ड में जाके किस तरह से पेपर चेक होते हैं, इस वजह से भी लोग जो है ना स्विच किया है A लेवल्स और O लेवल्स में कि वहाँ पर कम से कम जो बच्चे का ABCD जो ग्रेड आया है वो कम से कम उसका अपना है, वहाँ पर उन्होंने नंबर 2 काम नहीं होता, ठीक है ना। वो वहाँ पे ब्रिटिश काउंसिल में जाके पेपर चेक होते हैं। और यहाँ पे जो मैट्रिक सिस्टम में मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है कि सेंटर पे एग्जामिनेशन हॉल में क्या हो रहा है, इवन दो आफ्टर पेपर क्या हो, ये मैंने खुद, बिकॉज मैं ड्राइव करती हूँ, मैं बच्चे को पिक एंड ड्रॉप खुद करती थी, मैंने देखा है कि क्या क्या हरकतें हो रही होती हैं सेंटर में। तो पेरेंट्स ये सोचते हैं कि हमारा बच्चा जब प्रीलिम्स में हाई क्लास उसने नंबर लिए, अच्छे नंबर लिए, बट एग्जाम जब हुआ है, फाइनल्स का जब रिजल्ट आया वो बिल्कुल मुख्तलिफ है। हाँ। मैट्रिक सिस्टम में। तो आप बताइए, बोर्ड ऑफिस में गई अपने बच्चे की इक्विवेलेंस निकलवाने, वहां पर एक एक बंदा मुझे आके चुपके चुपके कह रहा है आपको नंबर बढ़वाने, आपको ये करवाना है, इधर आए, ये साइड पर आ जाए, इतने पैसे दे दें। इसलिए स्विच हुआ है O लेवल्स और A लेवल्स। सही बात है, इसलिए हमने अपना सिस्टम का खुद गला घोट दिया।
क्रेडिबिलिटी कोई नहीं रही। आप बिल्कुल सही कह रही हैं और इसी की वजह से मल्टीनेशनल्स या बड़ी कंपनीज वो कह रही हैं कि आप हमें रियल ग्रेड्स ला के दो। जी सही इन्होंने बात की है, वो बहुत जबरदस्त बोली। थैंक मैं इतने हाँ, अरसे बाद मुझे कोई इतनी कमाल कॉलर मिली है जिसने पूरा मेरे ना वो शो का माशाल्लाह खुलासा बयान कर दिया। थैंक यू सो मच। तो ये एक बहुत बड़ा रीज़न है कि बच्चे जो है पेरेंट्स जो हैं वो ए लेवल्स और ओ लेवल्स की तरफ जा रहे हैं। इससे पहले बल्कि डिफरेंट बोर्ड्स की भी बात हो रही होती थी कि ये बोर्ड का ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स होते हैं और इस बोर्ड के ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स होते हैं। जैसे आप डिफरेंट प्रोविंसेस को अगर कंपेयर करें जी वो होती रही है इस तरह की बात भी। तो आप मुझे बताएं, मैं आपसे इस पे भी सर जो उन्होंने बात की है बड़ी वैलिड है। और आप मुझे बताएं अगेन कि जो मैं आपसे पूछ रही थी पहले कि बच्चा मेंटली किस कैफियत से गुजर रहा होता है कि जब उसको कुछ आगे समझ ही नहीं आ रही, एक ऐसा जिंदगी में एक ऐसा ब्रिज और ऐसा पुल आ जाता है जिसको पार भी करना है और हो नहीं पा रहा। देखिए सबसे पहले तो ये चीज़ एंजाइटी बढ़ाती है। बच्चा जो है एंशियस हो जाता है और वो डिसीजन मेकिंग की तरफ जा नहीं पा रहा होता, कॉन्फ्लिक्ट का शिकार होता है कि अब मैं करूँ क्या। वो मेहनत भी कर रहा है, वो स्कूल भी जा रहा है, स्कूल में भी लर्न कर रहा है और ट्यूशन्स भी जा रहा है, लेकिन होता क्या है कि जब वो कर नहीं पा रहा होता तो नेगेटिव थिंकिंग उसकी आ रही होती है, तो कंसंट्रेशन उसकी इफेक्ट होती है। और बावजूद बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बावजूद पढ़ने के क्लासेस अटेंड करने के उसके ग्रेड्स जो हैं वो इफेक्ट करते हैं। और साथ उसकी जो हेल्थ है, जो आपकी जो मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ कनेक्टेड है, साथ उसकी फिजिकल हेल्थ भी इफेक्टेड होती है। बिल्कुल। तो इसमें एक ऑप्शन जो मैं खुद भी इस्तेमाल करती हूँ, मैं औरों को भी बता रही होती हूँ कि बच्चों को आप डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड कर दें, टाइमिंग्स रख दें हर सब्जेक्ट के साथ पढ़ने की भी। और ट्यूशन्स भी अगर आपने डालना है तो चारों के चारों सब्जेक्ट्स एक साथ ना डालें। जैसे अगस्त में ट्यूशन्स जो ओ लेवल्स और ए लेवल्स की स्टार्ट होती हैं, फिर दिसंबर में एक और प्रोग्राम होता है, क्रैश प्रोग्राम हम जिसे कहते हैं। तो कुछ सब्जेक्ट्स जो आपको लगता है कि बच्चा जो जिसमें ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत है वो आप पहले से स्टार्ट करवा दें। एक तो फाइनेंशियल बर्डन भी नहीं आएगा आपके ऊपर और बच्चे पे भी जो है वो ज़्यादा स्ट्रेस नहीं होगा। और जो बाकी सब्जेक्ट्स आपको लगता है कि कंपैरेटिवली वो बेहतर है उसमें, उनकी ट्यूशन्स आप लेटर ऑन जो है वो स्टार्ट कराएं। अगर हम समर वेकेशन का एक मंथ कुछ साल पहले ही एक रूटीन बना लें कि हर समर वेकेशन में एक महीना बच्चे को थोड़ा सा कुछ एक्स्ट्रा अगले साल के लिए पढ़ा दें, तो ट्यूशन का उसके ऊपर से मुझे तो होता है कि टाइम नहीं है। टाइम ट्यूशन 2:30 बजे से आके आपका 1 घंटा ज़ाया होता है। स्कूल से 2:30 बजे आके 4:30 बजे बच्चे ने ट्यूशन पे जाना है, तो उसने एक्सरसाइज कब करनी है, उसने खेलना कब है, खेलना भी है, उसको गेम्स खेलने भी जाना है, उसको फुटबॉल भी खेलना है, उसको वो तो इसीलिए खत्म हो गई ना। तो बच्चे जाना चाहते हैं, अगर आप खत्म करेंगे तो स्ट्रेस बढ़ेगा, आपको रखना पड़ेगा। अगर आप बच्चा आपका 3 दिन ट्यूशन जा रहा है तो आप टाइम स्लॉट ऐसा ज़रूर रखें कि शाम को उसको कम से कम कुछ देर तो खेलने को मिले से। अच्छा सर, तो ये चीज़ों का कोई अब हल और हम कोई सोल्यूशन पेश करें क्या? हमारा अपना, मुझे समझ नहीं आती कि इतने बड़े बड़े इंडस्ट्रियल जाइंट्स मैं कहूँगी जिन्होंने स्कूल्स में इन्वेस्ट किया है, बहुत सारे लोग अब स्कूल जाइंट्स बन गए हैं, उन्होंने बड़े क्लेवरली स्कूल्स में इन्वेस्ट किया है, ए लेवल्स के कॉलेजेस बन गए हैं, लेकिन किसी ने भी मैट्रिक सिस्टम या इंटरमीडिएट के लिए इन्वेस्ट नहीं किया। देखिए, मैं पहले तो एक थोड़ी सी चीज़ को हाईलाइट करना चाहूँगा कि देखिए, एजुकेशन फराहम करना इज़ द प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर स्टेट। इस चीज़ को पेरेंट्स को भी समझना चाहिए और इस चीज़ को रियाइट्रेट करना चाहिए। तो अगर आपकी रियासत आवाम को तालीम फराहम करने में नाकाम हुई है, यही वजह है कि प्राइवेट सेक्टर ने आकर अपना रोल अज्यूम किया। उसके बाद अगर आप ये कह रहे हैं कि उन स्कूलों में सही तालीम नहीं दी जा रही या वो कारोबार बन गए, तो ये अब आपकी रियासत की दूसरी नाकामी है कि आपने प्राइवेट स्कूल्स को रजिस्टर तो कर लिया, लेकिन आप उनको प्रॉपर रेगुलेटरी अथॉरिटी के थ्रू मॉनिटर नहीं कर पा रहे। और इवन अगर आप प्राइवेट दूसरे ए लेवल्स में आई है तो थोड़ा सा लाइक आई सेड कि जी मैट्रिक और दूसरे ऑप्शंस पे अच्छा काम करे, अच्छे जो है इंस्टीट्यूशंस बने। ये मेरी बड़ी रिक्वेस्ट है और एज ए पाकिस्तानी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपने इतनी चीज़ों में अगर कंट्रीब्यूट किया है तो आप अच्छे मैट्रिक और इंटरमीडिएट के आप कॉलेज स्कूल्स बनाएं, एक चीज़ ये सिस्टम ऑफर करें। एक चीज़ मैं ज़रूर यहाँ पे ऐड करना चाहूँगा, और वो लोग यकीनन आपका प्रोग्राम सुना जा रहा है, गवर्नमेंट सेक्टर के लोग भी सुनते हैं, कि देखिए प्राइवेट सेक्टर को आपने चारों तरफ से ना बिल्कुल कंप्रेस कर दिया है। सोशल सिक्योरिटी है, EOBI है, प्रोफेशनल टैक्स है, एजुकेशन सेस है, इनकम टैक्स है, प्रॉपर्टी टैक्स तो देना ही है आपको। तो एजुकेशन सेक्टर को अगर आपकी गवर्नमेंट फैसिलिटेट करेगी, आई एम टॉकिंग अबाउट द प्राइवेट स्कूल्स, कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज़, अगर आपकी रियासत फैसिलिटेट करेगी तो वही फैसिलिटेशन जो है वो आगे बढ़कर हमारे स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ कम फी की शक्ल में और बेहतर तालीम की शक्ल में आप ही के मुल्क को वापस कर सकते हैं। तो अच्छा, ए लेवल्स इतना महंगा क्यों है? मुझे एक तो ये समझ नहीं आता कि प्राइस क्यों है। जो उसके टीचर्स हैं वो एक तो काफ़ी एक्सपेंसिव पड़ते हैं किसी भी इदारे को, क्योंकि वो ज़्यादा क्वालिफाइड हैं और वो अपने आप को कंपेयर कर रहे होते हैं कि अगर मैं आपके OA लेवल्स स्कूल में, कॉलेज में नहीं पढ़ा रहा होता तो मैं किसी मल्टीनेशनल फर्म में या नेशनल फर्म में बड़ी पोजीशन पे होता।
तो इसलिए वो यकीनन महंगे हैं। और मैं आपको एक बात और बताऊं कि ये, और अब मैं एक आपको मजे की बात बताऊं, आपको जो ए लेवल कॉलेजेस क्या कर रहे हैं कि वो आपको अफोर्ड नहीं कर सकते बड़े अच्छे टीचर्स को, और उनको अट्रैक्ट करना और उनको टिका के रखना। बहुत सारे ऐसे टीचर्स जो हार्वर्ड से भी पढ़े हैं उनको डायरेक्टर बनाया जा रहा है इन दैट कॉलेज, और ये बड़ा अच्छा मूव है। ये सीडर कॉलेज में भी है यहाँ कराची में कि जो डायरेक्टर्स हैं जो मिलके इसको इंस्टीट्यूशन को चला रहे हैं वो बड़े कमाल आउटस्टैंडिंग खुद स्टूडेंट्स हैं और बहुत आउटस्टैंडिंग यूनिवर्सिटी से पढ़ के आए हैं, बट दे आर शेयर होल्डर्स इन द। देखिए मैं आपको बताऊं कि अगर एक लम्हे के लिए हम ये सोचें, जो पेरेंट्स आपका प्रोग्राम सुन रहे हैं, कि जनाब पाकिस्तान से तमाम प्राइवेट स्कूल्स को, कॉलेजेस को, यूनिवर्सिटीज़ को कल से बंद कर दिया गया है, गवर्नमेंट ने टेक ओवर कर लिया है, तो आप देखें आपका तालीमी निज़ाम कहाँ खड़ा हुआ होगा। हमें इस बात को यकीनन, अगर कोई स्कूल ऐसा है, कॉलेज अच्छा होगा, बुरा होगा, ये बहुत बुरा होगा, ठीक है ना। उसकी वजह क्या है कि आपके पास ऑल्टरनेट रूट्स अवेलेबल नहीं है, ऑल्टरनेट एवेन्यूज ऑफ गेटिंग क्वालिटी एजुकेशन आपके पास अवेलेबल नहीं है। पेरेंट्स को इसको अप्रिशिएट करना चाहिए, लेकिन मैं इसके साथ ये बात जरूर ऐड करूंगा कि जो बड़े स्कूल्स हैं, हमने पिछले दिनों देखा कि सुप्रीम कोर्ट तक बात चली गई, जो स्कूल्स की, जिन स्कूल्स ने इललेजिटिमेट वे में अपनी जो फीसेस को बढ़ाया वो भी गलत है, आप उसका नाजायज फायदा ना उठाएं। बहुत अच्छा मूव था, लेकिन पेरेंट्स को ये सोचना चाहिए कि वो स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज जो उनके बच्चों को पाकिस्तान में रहते हुए आपको बाहर नहीं भेजना पड़ रहा, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन फराहम कर रहे हैं, तो आप उनको बहरहाल अप्रिशिएट करें। क्योंकि मैं आपको बताऊं, ये लोगों का एक फेवरेट टॉपिक भी बन गया है आजकल, इवन हमारी अपनी फैमिली में, हमारे अपने स्कूल्स हैं कि जी स्कूल वाले बहुत अनफॉर्चुनेटली बुरे होते हैं, या वो तो लूट रहे हैं, या वो तो बहुत ऐसा बिजनेस कर रहे हैं। देखें, जब आप बर्गर खाने के लिए जाते हैं, आपके पास चॉइस होती है कि आप गली के कोने से बर्गर खरीद के खाएं या आप मैकडॉनल्ड्स जाएं, ये आपके पास चॉइस है, इट्स अ मैटर ऑफ चॉइस। पाकिस्तान इज अ कंट्री जहां पर, अगर हम इकोनॉमिक सिस्टम की बात कर लेते हैं, नहीं आप बहुत लंबा आगे मुश्किल जा रहे हैं। नहीं मुश्किल नहीं जा रहा, मैं बिल्कुल क्लोज कर रहा हूँ विद इन नेक्स्ट 30 सेकंड, कि आपके मुल्क के अंदर जो मुआशी निज़ाम मौजूद है उसके अंदर हर आदमी को हक है कि वो कारोबार करे कानून के दायरे में रहते हुए। स्कूल्स को कुछ लोग कहते हैं कारोबार बना लिया गया है, जनाब बिल्कुल कारोबार नहीं बनाया गया है, ये कारोबार है। उसकी वजह सुन लें, जो पेरेंट्स को नहीं मालूम कि कारोबार, कोई भी ट्रेड या इंडस्ट्री जब आप बात करते हैं या किसी एक बिजनेस की आप बात करते हैं, तो उसके ऊपर जो आप टैक्सेस ले रहे हैं, सोशल सिक्योरिटी है, EOBI है, एजुकेशन सेस है, प्रोफेशनल टैक्स है, प्रॉपर्टी टैक्स है, इंटर बोर्ड, मैट्रिक बोर्ड, या आप ब्रिटिश काउंसिल की रजिस्ट्रेशन फीस दे रहे हैं। तो मैं आपको बताऊं, अगर ये कारोबार नहीं है तो आप टैक्सेस तो नहीं लेते स्कूल से, आप कहते जी आपको सर्विस इंडस्ट्री में हमने रखा है, कम से कम टैक्सेस छूट जाते, कोई फैसिलिटेशन दे। और मैं आज भी आपके प्रोग्राम की मार्फत से गवर्नमेंट की अथॉरिटीज से रिक्वेस्ट करूंगा, मुझे मालूम है कि आपके प्रोग्राम का स्कोप बहुत ज़्यादा है, लोग देखते हैं, कि रियासत को सोचना चाहिए कि अगर हम प्राइवेट सेक्टर स्कूल्स को, कॉलेजेस को, यूनिवर्सिटीज़ को फैसिलिटेट करेंगे तो ये फैसिलिटेशन अल्टीमेटली पेरेंट्स तक भी जाएगी, आपके बच्चों तक भी जाएगी। वही फीसेस, मिसाल के तौर पे एक स्कूल अगर आज 10,000 रुपीज़ अ मंथ चार्ज कर रहा है, अगर आप उसको कहीं पे फैसिलिटेट करें तो हो सकता है कि वो 7 और 6,000 पे आ जाए। बिल्कुल। और एक और चीज़ जो मैंने UAE में देखी कि एक बॉडी बना दी उन्होंने, जैसे KHDA दुबई में है, वो इतनी धांसू बॉडी है कि वो रेगुलेट करती है दुबई के हर स्कूल को। वो आपके हर साल जाके चेक करते हैं, एनालाइज करते हैं कैसे 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 जो हैं टीचर्स पढ़ा रहे हैं, इनका कोर्स कैसा है, इनकी फ़ीस कितनी है, ये स्कूल की बिल्डिंग कैसी है, बच्चे पढ़ कैसे रहे हैं, हर चीज़ को इवैल्यूएट करके उनको वो एक रिपोर्ट दी जाती है कि नहीं आपको ये कम करना है, ये बढ़ाना है, ये टीचर्स निकालने हैं, ये चीज़ करना है, वरना आप पे फाइन्स। हर साल उन स्कूल्स को फाइन्स लगते हैं या वो बंद कर दिए जाते हैं, और एक रिपोर्ट आती है जो हर पेरेंट ऑनलाइन चेक कर सकता है। अभी कभी देखिए दुबई के KHDA स्कूल रिपोर्ट, हर साल हर स्कूल का चट्टा-पट्टा खुल के आ जाता है कि जी इस साल इनको जी मिला है गुड, सबसे पहले शुरू होता है आउटस्टैंडिंग, जिसमें बड़े कम स्कूल आते हैं, आउटस्टैंडिंग के बाद वेरी गुड है ये स्कूल, फिर गुड है, फिर उसके बाद पता नहीं क्या है, मीटिंग एक्सपेक्टेशंस या एवरेज, हाँ एवरेज, और उसके बाद पुअर, वो कह रहे हैं स्कूल पुअर है, और उसके बाद मतलब उस स्कूल्स के ऑब्वियसली एडमिशंस, चीज़ें, हर चीज़ में फ़र्क आता है। और ये आउटस्टैंडिंग स्कूल्स में फ़ी भी देखी जाती है, एक सर्टन उससे अमाउंट से ज़्यादा वो नहीं उसको बढ़ाने देंगे, लेकिन कोई रेगुलेट तो कर रहा है, और पेरेंट्स को भी समझ आ रहा है अच्छा यार इसको इस दफ़ा ये वाला मिली है पोजीशन, स्कूल्स का भी आपस में मुकाबला है, तो क्यों, उसकी रिपोर्ट आप सब चेक कर सकते हैं कि किस चीज़ पे उसको कहाँ टिक मिला और कहाँ क्रॉस मिला, कहाँ उसने नंबर्स लूज किए। जी उस्मा, मोटिवेशन बढ़ेगी ना स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन, स्कूल्स का भी हुआ ना, डेफिनेटली नहीं, और फाइन्स, और आप वहाँ जाके कंप्लेन करें तो स्कूल्स को बॉडीज होती है, स्कूल्स पे आपको नोटिस आ जाता है, फाइन्स हो जाते हैं, बंद हो रहे हैं स्कूल्स। जो बिल्कुल पुअर की कैटेगरी में उनको टाइम दिया जाता है, ठीक हो जाओ,
वरना वी विल शट डाउन द स्कूल। एग्जैक्टली। तो ये बड़ा ज़रूरी है हमारे मुल्क में, अगर ऐसे रेगुलेट करें एटलीस्ट एजुकेशन के जो है ना ये सारा सिस्टम। क्या करें? अच्छा ब्रेक आ गई, ब्रेक। ये ऐसा टॉपिक है, इस पे हम तो बस बातें मर्जी कितनी बोलें। करें। उस्मा जी कुछ कहना चाहेंगी आप एंड में? मैं ये कहना चाहूँगी कि स्कूल्स में बहुत से स्कूल्स ऐसे हैं जो अपनी रेगुलेटरी बॉडीज़ जिनकी ब्रांचेस होती हैं उनकी अपनी होती है, वो टाइम से कर रहे होते हैं। लेकिन कुछ स्कूल्स ऐसे हैं जो गवर्नमेंट लेवल पे हमें तवज्जो ज़्यादा देने की ज़रूरत है ताकि हम उनको भी बेहतर बनाएं। हमारी एक जो नॉर्मल जो यानी जो वास्ट मासेस हैं उनकी जो पॉपुलेशन है उन बच्चों को भी हमें तवज्जो देने की ज़रूरत है अच्छा, कि वो भी सही। अच्छी एजुकेशन जो है मेरी फ्रेंड को मैं कह रही, माशाल्लाह उसकी बेटी अब 20-21 साल की है, तो मुझे कहती नादिया कोई रिश्ता देखना बाहर। मैंने कहा बाहर क्यों? अब इस्लामाबाद में इतने अच्छे बच्चे हैं, लड़के हैं, साथ पढ़ी होगी बेटी, वहाँ कोई किसी से हेलो हाय हो जाती है, कोई अंडरस्टैंडिंग हो, तो अपने कोई आसपास ही बच्चे से शादी कराना चाहिए। तो मेरी फ्रेंड ने कहा कि उसकी बेटी उसको बता रही थी कि मामा यहाँ के लड़के जो मेरे क्लास फेलोज हैं हर कोई ड्रग्स में है, शादी के काबिल ही नहीं है ये लड़के। मुझे इतना दुख हुआ कि ये ए लेवल्स, वो माँ बाप जो 1.5 लाख फीस दे रहे हैं, आपको पता है, आपको ये भी पता है कि आपका बच्चा ड्रग्स ले रहा है, आइस ले रहा है, क्यों ले रहा है? उससे स्ट्रेस हैंडल भी नहीं हो रहा। ये ट्यूशन, ये लेवल्स का प्रेशर, ऊपर से कूल भी होना है, एक इमेज भी बनाना है, सोशल नेटवर्किंग भी करनी है, 3-3 दिन जागेंगे तो फिर कुछ अपना कोर्स कवर कर पाएंगे, तो उसकी वजह से ड्रग्स का सहारा ले रहे हैं और लड़के ज़्यादा। तो ये हमारी हार है, हमारी जीत। सोचने की बात है, क्या चाह रहे हैं हम अपने बच्चों को बनाना और क्या बन रहे हैं। पैसा स्पेंड करना भी जो है हमारे लिए बेकार साबित हो रहा है। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द शो। बहुत बहुत शुक्रिया। मज़ीद इस पे इंशाल्लाह आने वाले दिनों में बात करेंगे, क्योंकि जितना बात करें इसके ऊपर कम है। हम सफ़र कर रहे हैं और इसका कोई ना कोई सोल्यूशन, ये ऐसा मसला है मैं इसका सोल्यूशन नहीं आप लोगों को दे पा रही, लेकिन समझना तो ज़रूरी है। समझेंगे शायद कोई बीच में सूरत नज़र आए, किसी के लिए कोई सूरत बन पाए। एनीवेज विल टेक अ ब्रेक। या ब्रेक के बाद वापस आते हैं। योगी वजाहत से हम बात करेंगे अबाउट साइनस, नोज ब्लॉकेजेस एंड स्नोरिंग। तौबा। गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। बात हो रही थी लंग्स यानी कि फेफड़े, और फेफड़ों की आजकल सबसे लेटेस्ट बात यह है कि अजान ने इस टेस्ट में 9 आउट ऑफ 10 लिए। सुबह मैं आज रो पड़ी, मुझे बहुत अच्छा लगा, मेरे बेटे ने 9 आउट ऑफ 10 लिए। मामा देखिए साइंस के टेस्ट में लंग्स यानी फेफड़ों की बात हो रही थी, तो लेटेस्ट न्यूज़ तो यही है फेफड़ों के बारे में। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। योगी वजाहत। अल्लाह का बड़ा अच्छा। मुझे बताएं आजकल आप बहुत बिजी चल रहे हैं। और कॉर्पोरेट ट्रेनिंग देता हूँ ना, तो वो बोल के आज अंदाज़ा भी हो रहा है आपको, आवाज़ कुछ अदाकारों जैसी हो गई। नहीं रेस्ट करें। मुझे बड़े लोग पूछते हैं, बाय द वे बताऊं कि योगी वजाहत हमारे जिम या हमारे क्लब आ सकते हैं क्लासेस देने, और अब पता है क्या कहूँ उनको? आ सकते हैं, क्लासेस देने कहाँ जाऊँगा। मेरी बात इतनी क्लासें हो जाती हैं, अब टाइम नहीं मिलता क्योंकि अब कॉर्पोरेट ट्रेनिंग पे ज़्यादा रहता हूँ। मैं कंपनीज़ के साथ, एक ऑटो इंडस्ट्री है, कंटिन्यू हम उसके साथ काम करें और अगले महीने फिर पूरे पाकिस्तान में उनके साथ निकलना है। माशाल्लाह जी। योगी वजाहत ऑन द शो। गुड मॉर्निंग। थोड़ी देर में अतीका ओडू भी हमें ज्वाइन करेंगे और उनसे बात होगी अबाउट विमेन मीडिया अवार्ड्स। ये क्या चीज़ है जिसको ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, और इसके अलावा ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस पे बहुत एक्टिवली अतीका जी बातें करेंगे और आपको कुछ शॉकिंग फैक्ट्स बताएंगे इसके बारे में। तो अभी योगी वजाहत जी, मौसम हो रहा है चेंज, मैं ऐसी छींके मार रही हूँ बिला वजह। नहीं उसकी वजह किसी मौके मुनासिब, क्या कहते हैं, मौके या जगह की मुनासबत से इतनी खौफनाक छींके बच्चे उठ जाते हैं। और आपको भी शायद ऐसी छींके आ रही हो। हाँ, और शो पे भी मैं बड़ी मुश्किल से करके बैठती हूँ आवाज़ ज़्यादा ना आए, लेकिन कंट्रोल से बाहर है। फिर मैंने एंटी एलर्जी खानी शुरू की तो थोड़ा बेहतर है। लेकिन इसके अलावा लोग जो खराटे रात को लेते हैं वो बढ़ जाते हैं, और जो साइनस है वो बिगड़ जाता है। ये ऐसा तजाद क्यों है? इसमें ये तजाद इसलिए है कि अरे हम लाइव हैं। इमरान भाई खैरियत तो है?
अरे जबरदस्त, मेरी टीम के मेंबर आ गए ना टहलते हुए। कोई बात नहीं, मौसम बदल रहा है और मौसम बदलने से जहनी और जिस्मानी तमाम तरह की चीज़ें मुतासिर होती हैं। जी जी बिल्कुल। हाँ जी, जरा थोड़ी सी खामोशी हो जाए, शो लाइव चल रहा है। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। ऐसा है, जब मौसम बदलता है तो हमारा जिस्म उस पर रिएक्ट करता है और हमारे जिस्म में अल्लाह सुब्हाना ताला ने एक रेजिस्टेंस मैकेनिज्म रखा हुआ है। अगर वो ज़रा सा डिस्टर्ब हो जाए तो फिर हमें रिएक्शन होता है। छींकों का आना इस बात की अलामत है कि आपका जो रेजिस्टेंस पावर है आपकी, वो बता रही है कि अब आप पे किसी किस्म का कोई इन्फेक्शन या वायरस ने अफेक्ट किया हुआ है। और याद रखिएगा, कभी भी कोई इन्फेक्शन जब नाक के थ्रू जाएगा तो वो छींकों की शक्ल में आपको बताएगा। अच्छा। मुंह के ज़रिए जाएगा तो उल्टी की शक्ल में बताएगा, और अगर वो अंदर चला गया और हमारे निज़ाम हज़म से आगे निकल गया तो फिर वो मोशन में चला जाएगा। ये इंडिकेशन है कि हमारे जिस्म में कोई ऐसी चीज़ है जिसको निकलना है हमारे जिस्म से। अच्छा, तो ये जो छींकें मुझे आ रही हैं, ये क्या है? देखिए, ये क्योंकि हमारी नाक में अल्लाह ताला सुब्हाना ताला ने 2 कैविटी दी हैं, और ये कैविटी बढ़ जाए तो कुछ लोग कहते हैं कि जी गोश्त बढ़ गया। एक्चुअली आपकी जो हसासियत है नाक की वो बढ़ जाती है और वो वर्म में आ जाती है। ये अगर सोते में हो रहा हो तो आप स्नोरिंग करेंगे, बहुत ज़्यादा खर्राटे लेंगे और मुंह खोल के सांस लेंगे। बिल्कुल। और सोते में बहुत सारे लोगों को सांस लेने में बहुत तकलीफ होती है और खुद ही करके जाग जाते हैं और ना? इसमें सिर्फ तकलीफ नहीं होती, अब तो एक ऐसा मसला है जिसके लिए इक्विपमेंट बनाए गए हैं कि आपको रात को सोते हुए बाकायदा ये मास्क लगाना पड़ेगा। अच्छा। ताकि प्रॉपर ब्रीदिंग कर सकें। मैं पता है, एक टेप मैंने ली थी एक फार्मेसी से दुबई में, वो बड़ी कमाल चीज़ है, मुझे लगता है मिलनी चाहिए। एक बड़ी अच्छी स्ट्रॉन्ग ग्लू के साथ एक टेप आती है, वो मैं यहाँ लगाती हूँ तो थोड़ा सा यहाँ से नोज खुल जाता है, कि यहाँ से एक स्पेस बन जाती है। बड़ी प्यारी चीज़ है, बुरी भी नहीं लगती किसी को कि भाई आप मतलब रात को क्या लगा के घूम रहे हैं, लेकिन वो टक उससे ना नोज का पैसेज खुल जाता है सिर्फ एक टेप इधर लगाने से। ओके, बहुत बारीक प्लास्टिक की बनी हुई एक चीज़ जिसको हम चिपकाते हैं। अच्छा, प्लास्टिक क्योंकि अपनी जगह दोबारा वैसे ही हासिल करने की कोशिश करती है, वो सीधी होती है जब आप लगाते हैं। जब आप उसको लगा के छोड़ते हैं ऑटोमेटिकली वो अपने आप को खोलने की कोशिश करती है, जिससे आपकी जो कैविटी है इसको ज़रा मौका मिल जाता है। क्या नाम है इसका? ये टेप मुख्तलिफ नाम से मिलती हैं, मैं ब्रांडेड है तो मैं नाम नहीं लूँगा। सही है जी। कॉलर से बात करते हैं, मुझे बाद में बता दीजिएगा। हाँ, नौरीन फ्रॉम कराची, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, कैसी हो तुम नौरीन? अस्सलाम वालेकुम नादिया। मुझे आवाज नहीं आ रही। मैंने आपको शो में दोबारा देखा, मॉर्निंग शो में, तो मुझे इतनी खुशी हो रही। मैं आपकी रेगुलर कॉलर, हर शो पे होती हूँ। थैंक यू नौरीन, वेलकम बैक। इतनी देर कर दी तुमने। वेलकम बैक। मैं आज बहुत खुश हूँ, आज का दिन मेरा बहुत अच्छा होने वाला है। इंशाल्लाह, अल्लाह करे तुम्हारा हर दिन बहुत अच्छा खूबसूरत हो। उसी तरह के कंटेंट, उसी तरह की चीजें लेके आइएगा, मुझे उम्मीद है। और ये शो हम सब बहुत शौक से देखते हैं, फॉलो कर रही हूँ फेसबुक पे भी। बहुत अच्छा शो है नादिया, आई लव यू। थैंक यू सो मच नौरीन। बताओ तुम्हारा क्या मसला है? नाक तो ठीक है? नादिया, मेरी बेटी है, उसका एक मसला है कि उसके नाक का एक साइड पे पूरा बंद हो जाती है नाक, रात को सोने में प्रॉब्लम होती है। ये इसको 10-15 दिनों से चल रहा है, नाक बंद, सोने कभी इधर मुंह करती है, कभी इधर करवट करती है, जैसे बंद। कितनी एज है? एज कितनी है इसकी? 10 साल। मैं बड़ी परेशान हूँ नादिया। नहीं, बात परेशानी की है। अभी तो तुम कर क्या रही हो इस वक्त? रिलीफ कैसे? क्या इसका म्यूकस है, क्या है? सिरप पिला रही हूँ घर में, बस कभी सॉफ्टिन सिरप पिला देती हूँ। कुछ भी नहीं समझ आ रहा क्या करूँ। अच्छा, और डॉक्टर ने क्या कहा है? हर सब बुरा हो गया। डॉक्टर ने क्या कहा है वैसे? क्या मैंने इसको डॉक्टर को जो दिखाया था, उन्होंने मुझे एंटीबायोटिक दे देते हैं, गला इसका खराब चल रहा है शुरू से। एंटीबायोटिक नहीं देनी तो मैं क्या करूं, किसको? एंटीबायोटिक इन्फेक्शन थोड़ी है क्या? और ये कौन डॉक्टर तुम्हें एंटीबायोटिक दे रहा है? पहले तो डॉक्टर का इलाज करो। उससे गला खराब से चल रहा है सिलसिला, गला खराब भी चल रहा है। वैसे ना, मतलब डॉक्टर आजकल देखते भी नहीं पेशेंट को, और मैंने देखा एंटीबायोटिक लिख देते हैं। ऐसे डॉक्टर से परहेज कीजिए। नहीं जी। अब क्या हो सकता है सर? यहाँ पे एंटी एलर्जी देनी है, एंटीबायोटिक कैसे दे सकते जी? इसको बच्ची को एलर्जी है, डस्ट एलर्जी हो सकती है और चीज़ों की एलर्जी। बाद बच्चों को कागज़ से होती है, तो वो अगर पढ़ भी रहे हो तो कागज़ को एलर्जी बहुत सारी चीज़ों से होती है, खाने से की। कुछ लोगों को केले से होती है, या उन चीज़ों से, रज़ाई कंबल से होती है, उसकी बेडशीट से होगी। उसमें डस्ट है ना कहीं ना कहीं। अच्छा, डस्ट जब जाएगी और हमारी कैविटी को जाएगी तो मैसेज ये आएगा कि कोई एंटीबॉडी एलिमेंट हमारी बॉडी में आ रहा है। एंटीबॉडी एलिमेंट जब हमारी बॉडी में आता है तो ये जो गुदूद हैं ये ख़ास किस्म का रतूबत निकालना शुरू करते हैं। रतूबत निकालते हैं, यानी आप ये कह लीजिए मादा निकालते हैं,
जो पोस्ट नोस्ट्रल पक्की उर्दू बोल रहे हैं आप। कमाहकाऊ शहजादा सलीम। मैं कमाहकाऊ उर्दू बोलता हूँ, उर्दू साइंस कॉलेज का पढ़ा हूँ। जब ऐसे हो गया ना, मैं ये समझ आएगा आपकी, आप बहुत मुश्किल बात कर रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रही। शहजादा सलीम अनारकली का। अभी मैंने आपको रकीक मादा नहीं कहा कि वो भी गिरता है। तो ये जो फ्लूट गिरता है, अब आपको समझ में आ गया। फ्लूट तो बजाने वाली? नहीं, वो फ्लूट मादा। अच्छा। ये जब गिरता है तो उसको हम कहते हैं पोस्ट नोस्ट्रल ड्रॉप, और इसकी अलामत ये है कि वो आदमी थोड़ी देर बाद ऐसे करेगा। ये फ्लूइड गिरता रहता है क्योंकि गिर के मैदे के खाने की नाली, फ्लूइड, सॉरी फ्लूइड कह रहा हूँ, फ्लूइड यार, आपने मैं मजाक किया तो मेरे भी ज़हन कहीं निकल गया। तो ये जब हमारे मैदे में जाता है तो उमन इन लोगों का खाना जो खाने के मामले आते हैं वो भी बिगड़ जाते हैं। लेकिन इसका एक और मसला ये होता है कि सोते में हमें बहुत तकलीफ देगा, जो बच्ची के साथ भी मसला जी। बच्चे का एक बहुत आसान नुस्खा मैं आपको बताता हूँ, वो करिए नुस्खा नहीं है, और ये बात याद रखिएगा कि डॉक्टर की रिप्लेसमेंट नहीं है, हम लोग डॉक्टर के पास जाना है, और आपको एलर्जी के डॉक्टर के पास। और अगर डॉक्टर बार बार एंटीबायोटिक दे रहा है तो उस डॉक्टर के पास नहीं जाना, किसी और के पास जाना है। देखिए, मैंने अभी यहाँ आने के बाद एक चाय जानबूझ के मैंने ये लिया प्याली, कि हमारे घरों में इस तरह की प्यालियाँ होती हैं, गो कि आपने मुझे ये भी कहा था, लेकिन मैं कहने मैं इसमें दिखाऊंगा। इसमें चाय ली या गर्म पानी लिया, और बच्ची से कहें थोड़ी थोड़ी देर बाद अपने उल्टे हाथ के अंगूठे को यहाँ टच करे। जब मैं आया था मेरी आवाज़ इससे ज़्यादा बैठी हुई थी, और मैंने आपके स्टाफ को, टीम को बताया था। अब मेरी आवाज़ ज़्यादा बेहतर है क्योंकि मैंने इसको अपने अंगूठे के साथ टच किया, जो कि मेरा पॉइंट है गले का। इस बच्ची का क्योंकि नाक का मामला है तो इसको सिर्फ अंगूठा यहाँ टच कराएं। क्लोज करके बताएं जरा। देखिए बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल, बड़ा ही आसान। जी जी। कितनी देर? अब थोड़ी सी देर भी करेंगे तो नाक खुल जाएगी। मैं अच्छा, और इसमें लिक्विड कम डालिएगा, ये ना बच्ची का हाथ जल जाए। हाँ, या स्टीम से जल जाए। जरूरी। लिक्विड कितना गर्म हो अंदर? काबिल बर्दाश्त, काबिल बर्दाश्त, ऐसा भी ना को हाथ लगाएं तो जल जाए। अच्छा, कई मेडिसिन आती हैं, मैं उनका नाम नहीं ले रहा, लेकिन एंटीबॉडीज़ आम जो मेडिसिन मिलती हैं, इनके इस्तेमाल के लिए जिनमें नींद बहुत हो, आप आधा तोड़ लें, बच्ची को दें, कम से कम नाक तो खुली रहेगी। क्या है उसमें? उसमें हल्का सा एंटी एलर्जी एलिमेंट होता है, अंसर होता है, जो कि उनकी नाक को खोल देता है। लेकिन बच्चियों को फिर भी, या बच्चों को आप एंटी एलर्जी पे आदतन नहीं डालेंगे, उनके जिस्म को मजबूत करना है, और उनके जिस्म को मजबूत करने के लिए कोशिश करें कि बच्चों को अभी से गर्म पानी पीने की आदत डालें। अच्छा। ये जो मैंने भी लेक्चर में था, सुबह 9 बजे शुरू करता हूँ अपना ट्रेनिंग सेशन, खाने का वक्फा, उसके बाद 5 बजे तक मुसलसल बोलना है। अब मुसलसल, छोटे बच्चे गर्म पानी नहीं पीते? देखिए, हमारे यहाँ नहीं पिया जाता ऐसे, लेकिन जहाँ मैं मलेशिया में होता हूँ वहाँ जब पानी नॉर्मली पेश किया जाता है वो गर्म होता है। हाँ, आदत की बात है। आप उनको कहें ठंडा पानी दे दें तो वो ठंडा पानी रूम टेम्परेचर के नाम से देता है, ठंडा पानी का तस्वर नहीं होता। और वो उनकी स्किन अच्छी है। हमारे यहाँ तो मतलब जो घर में काम वाले, उसको डांट पड़ जाती, गर्म पानी दे दिया बच्चे को, शर्म नहीं आती? बहुत सही वाला ठंडा पानी दो, तो उसमें डांट देते हैं। तो बच्चे के ज़हन में हमने खुद फीड किया है कि ठंडा पानी ही ठीक है। देखिए, आदत ही नहीं आप ही के साथ एक हमें नहीं आदत डलाई, हमें हमारे बड़ों ने नहीं बताया, तो इसलिए फिर हमने कहाँ से अप्लाई करना। आपने मेरी बात कहने से पहले उसका जवाब दिया। मैंने आपके शो में एक बात की थी कि बच्चे कॉपी करते हैं। करेक्ट। अगर आपके घर में ठंडा पानी पिया जा रहा है वो ठंडा पानी पियेंगे, गर्म पिया जा रहा है वो गर्म पीते हैं। ये मलेशियन कौन है? ये भी वही है ना जिनके वालिदैन ने गर्म पानी पिया, आज उनके बच्चे गर्म पानी पीते हैं। सही जी। कॉलर से बात करते हैं, उसके बाद ये कि क्या ऐसी एक्सरसाइजेज हों जिससे नाक में से सांस लेने में आसानी हो, और रात को सोने से पहले अगर वो किया जाए तो कदरे नाक खुली हो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। नाइला फ्रॉम लाहौर, हाउ आर यू? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हो नाइला? ठीक, अल्लाह का शुक्र। आप सुनाएं कैसे? मैं कब से इंतजार कर रही हूँ, इतनी देर से तुमने फोन किया, मेरा सोचा भी नहीं। करवा रहे हैं आपके, मतलब बात करती हो यार, एक टाइम सेट हुआ है हमारा, उसी पे कॉल करो। 10:15 डिसाइड हुआ था, हैं? और तुम अब कब फोन कर रही हो, कितनी देर बाद? चलो पूछो। कब से मैं मिला रही हूँ, लेकिन अभी मिला है। जस्ट जोकिंग, जस्ट किडिंग। हाँ बताओ। मुझे आप बहुत पसंद है, जब से आप शो कर रही हैं तब से मैं आपका शो देखती हूँ शौक से। थैंक यू सो मच। और यही मेरे बेटे का प्रॉब्लम है, वो भी 12 साल उसकी उम्र है, तो उसको भी हर वक्त छींकें आती रहती हैं, गला खराब रहता है, तो फिर वो उठ के वॉश करता है, लेकिन डॉक्टर को दिखाया, उसने एंटी एलर्जिक दी है, ये वो इसी तरह से मसाइल हैं सारे। क्या एज है तो बच्चे क्या की? करना चाहिए? बेटे की एज क्या आपकी? 12 साल उसकी एज है। अच्छा, यही चीज हम डॉक्टर साहब से भी नेक्स्ट शो में नेक्स्ट वीक हम डिस्कस करते हैं, ताकि आपके पास वो भी ऑप्शंस आए। जी योगी वजह।
फिर मैं कहूँगा कि इसमें उन्होंने खुद जवाब ये दिया कि पहले गला ख़राब होता है। देखिए जैसे मेरा भी इस वक्त गला ख़राब है या गला बैठा हुआ है तो इफ़ेक्ट है बोलने का। अगर ये खाने का होता तो अब तक ये नज़ला करके और मुझे और ज़्यादा नुकसान बुखार की तरफ ले जाता। गरारे करना, और हमारे यहाँ एक रिवाज है जुशांदा पीने का। जब मौसम ये आ रहा हो तो रात को जहाँ और चीज़ें चलती हैं वहाँ सूप होता है, जुशांदा होता है, इसका इस्तेमाल बढ़ाइए। ये हमारी देसी ग़िज़ाएँ हैं। हमारे पैकेट वाला या घर वाला? नहीं, आइडियली तो खैर आइडियली तो घर में कैसे बनता है जुशांदा? जुशांदा घर में नहीं बनता, हकीम क्या बनता है, घर में सिर्फ उबलता है। लेकिन कहाँ से खरीद सकते हैं मगर ये कमर्शियल? पंसारी की किसी भी दुकान पे मिल जाएगा, और कोशिश करें कि ये फ्रेश लें। ये बहुत मुनासिब चीज़ है, हमारे आबा व अजदाद ने इसको डेवलप किया और आज दुनिया इसको मानती है। अच्छा, इंस्टेंट भी मिलता है, अगर आप कहीं ट्रैवलिंग कर रहे हैं तो गर्म पानी में डाल के भी पी लें, मना तो नहीं है। 25% फ़ायदा करेगा अगर वो वाला 100% करता है। अच्छा। इसमें उन्नाब होता है, वो ठंडक पैदा करता है, खून को साफ़ करता है। एलर्जी का एलिमेंट अगर ब्लड की तरफ चला जाए तो बहुत स्किन की बीमारियां पैदा करेगा। अगर शुक्र है कि वो यहीं तक है तो हम उसको केयर कर सकते हैं। सफाई बहुत ज़रूरी है। जिस उम्र की आप बात करिए, उस बच्ची की उम्र 10 थी, इसके बच्चे की उम्र 11-12 साल है। कोशिश करें हाइजीन के हवाले से उनको ज़रूर बताएं। और जब हम वज़ू करते हैं तो एक बहुत बेहतरीन काम करते हैं कि साइनस और जो स्नोरिंग है उससे बचने के लिए हम उस तरफ चले जाते हैं। तो ये बहुत कमाल है। लेकिन वजू करते हुए सही तरह लोग नाक में पानी नहीं डालते। बहुत ज़्यादा डालेंगे तो वो फिर ब्रेन के लिए नुकसानदेह है। वो भी लिहाजा बेहतर है कि जो उसकी सफाई का तरीका है उससे करें। और अगर नहीं होता तो योग में जलनेती कहा जाता है। जलनेती होती है पानी को एक नथने से डाल के दूसरे नथने से निकालना, इसके पॉट बनता है। एक्सक्यूज मी? यस, दैट्स नॉट पॉसिबल। एक्सक्यूज्ड, दैट इज नॉट पॉसिबल। यस, इट्स पॉसिबल, इट्स कॉल्ड जलनेती। जलनेती नाक को पानी से साफ तो जल गई थी इसका नाम होना चाहिए। नाक जल गई थी क्योंकि दर्द तो आपको ऐसी होनी है जैसे जल गया हो। ये कैसे पॉसिबल है? जल मीन पानी, नेति मीन्स सफाई। अच्छा, एक कान से दूसरे कान से भी निकल सकता है पानी? नो, नॉट पॉसिबल। नो, नो। एक कान से दूसरी नाक से निकल सकता है पानी? दिखाएंगे। नहीं तो फिर एक नाक से दूसरी नाक से कैसे निकलेगा? मैं ये करता हूँ क्योंकि मैं बहुत पुराना साइनसाइटिस का शिकार रहा हूँ, और खासकर जब पफिंग होती थी तो उसकी जो उससे मुझे एलर्जी रहती थी और मैं उमूमन अपने प्रोग्राम में खांसता रहता था। अगर ज़्यादा खांसी हो रही हो और एलर्जी आपकी नहीं जा रही तो गुड़ का थोड़ा सा टुकड़ा खा लें। जब तक मिठास आपके गले में रहेगी तो रुतूबत भी नीचे जाएगी और आपको खांसी नहीं आएगी। जो आपको छींकें आ रही हैं उसका इलाज नहीं है ये खांसी का इलाज। खांसी का इलाज। अच्छा, और मुझे कोई एक्सरसाइज बताएं जी जिससे रात को सोने से पहले करने से नाक खुली रहे और मुझे अच्छी नींद आए और मैं खराटे कम लूं। मैं नहीं लेती वैसे, मैं बता रही हूं। गर्म पानी से थोड़ा नाक को निथारें रात को, और अगर नहीं होता तो नाक में पानी थोड़ा सा डालें। और अगर आप समझती हैं कि ऐसा पॉसिबल नहीं है तो फिर कपड़े को गर्म पानी में भिगोएं और ये जो कैविटीज़ हैं इनके ऊपर ज़रूर गर्म लगा लें, थोड़ा थोड़ा। इतना मत लगाएं कि आपकी स्किन को डैमेज करे, क्योंकि ज़्यादा करेंगे तो नुकसान भी हो सकता है। उसका एक और तरीका यह है कि पहले मलमल का कपड़ा आप स्किन के ऊपर रखें, डायरेक्टली वो गर्म कपड़ा ऊपर ना लगाएं और उसके बाद फिर लगाती रहें, थोड़ा सा फ़र्क पड़ ही जाएगा। एक और जो तरकीब है वो ये है कि जैसे मैंने बताया कि गर्म पानी के किसी भी बर्तन को इस तरह टच करें। जलनेती एक ख़ास एक्सरसाइज है योग की। नाक में पानी डालना और उसका एक पॉट होता है, छोटा सा एक लोटा होता है, बड़ा छोटा सा, मैं नेक्स्ट टाइम ले आऊँगा। उसको यहाँ डाला और हल्के हल्के उसको डालते रहे तो वो कैविटी से निकल के दूसरी कैविटी से निकल आता है। कम आसान है, आम आदमी शायद नहीं कर पाता, हम योगी करते रहते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप एक्सरसाइज बताएं कि जो मुझे नहीं एक तरफ से दूसरी तरफ से सांस, वो क्या वाला है? अल्लाह आपको खुश रखे। उसको कहते हैं अनुलोम विलोम और इसको कहते हैं अल्टरनेट नोस्ट्रल ब्रीथिंग। एक नथने से सांस लें, इसको बंद करें और दूसरे नाक खुली होगी तो सांस लेंगे ना। यस, नाक ही मेरी खुली भी। स्प्रे का है मेरा, और मैं स्प्रे भी लेती हूँ। मुझे पता है स्प्रे का सब्स्टिट्यूट क्या है। देखिए, मैं डॉक्टर एलोपैथिक डॉक्टर नहीं हूँ, मैं होम्योपैथिक डॉक्टर हूँ। आप हैं? मैं जी मैं मेरा क्लिनिक बाकायदा है जी। मैं सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस, फ्रोजन शोल्डर, बैक। वो जो बच्चों के दांत निकल रहे होते हैं कौन सी दवाई देते हैं? 21 वो चाहिए प्लीज। मिल जाएगी। अच्छा, वो सिर्फ इसके लिए नहीं है, वो सिर्फ ये ना समझे, वो कैल्शियम की कमी में भी दी। मैं आपको कमाल बात बताऊं, जिन छोटे बच्चों के
वो 2-3-4 महीने में दांत निकल रहे होते हैं और उनको इरिटेशन हो रही होती है। ये मेरी आजमाई हुई बात है कि बच्चों को ये होम्योपैथी की ये 2 गोलियां हैं मेरा ख्याल खिलाई जाती हैं पानी में मिक्स करके। मेरे ख्याल से मैंने आपके किसी प्रोग्राम में आपको पहले भी ये कहते हुए सुना था, तो आप ये इसको ये दोनों बच्चों के मैंने अच्छा नहीं मानते बहुत सारे लोग, नहीं इससे कुछ नहीं होता, मैंने आजमाया हुआ है कि बच्चों को फिर टीथिंग की तकलीफ नहीं होती। जब मुझे बहुत ज़्यादा साइनस हो और प्रॉब्लम हो तो मैं एक होम्योपैथी की मेडिसिन इस्तेमाल करता हूँ, मैं नाम नहीं ले रहा लेकिन वो इस्तेमाल करता हूँ। और मैंने महसूस किया है कि मेरे लेक्चर देने में, अगर आप जैसे कोई मेडिसिन ले लें एलोपैथी की तो बड़ा नींद भी आती है, नज़रे की बीमारी दवाओं में होती है, इसमें बड़ा मज़ा आता है, नाक वाक खुल जाती है, थोड़ी देर के बाद ड्रॉप्स भी मिलते हैं इसके। क्या नाम है इसका? मैं आपको सारे नाम बता दूं। सर मुझे क्यों ना वैसे पता, मैं बताऊं अगर आपको अच्छा होम्योपैथिक डॉक्टर मिल गया ना, आपकी लाइफ सेट है। इतना इम्पोर्टेंट है कि आप किसी अच्छे और बहुत कम होते हैं जो अच्छे होम्योपैथिक डॉक्टर, एक्सपीरियंस्ड, जो बिजनेस ना कर रहे हो, और साथ में ये कि एक्सेस टू गुड मेडिकेशन। मैंने सुना है कि पाकिस्तान में जो होम्योपैथिक मेडिसिन है वो कुछ सही नहीं आती। मैं अगर इजाज़त दें तो एक वाक़या अपना ही सुना देता हूँ वाइफ का। मेरा बेटा अब तो माशाल्लाह बड़ा हो गया है, जब वो छोटा था तो शायद कोई उसकी चोट लगी होगी मेरे वाइफ की, और उसके ब्रेस्ट में ज़रा स्वेलिंग आई, जिसकी वजह से हमें ये बताया गया कि आप फ़ौरन फलां हॉस्पिटल जाएँ, इसको आप ये करें, कैंसर तो हो ही चुका होगा। बहुत तकलीफ़ थी। मेरी वाइफ ने बचने की कोशिश की और उस वक्त तक मैं होम्योपैथी से वाकिफ़ नहीं था। मैं सिर्फ नाम का हिस्सा ले रहा हूँ। गुलशन में एक आलम साहब, अल्लाह करे प्रोफेसर आलम साहब ज़िंदा हूँ और अल्लाह उन्हें सलामत रखे। उनके पास गए, बुज़ुर्ग थे, उन्होंने पहले तो मैं डांटा, उन्होंने कहा चलो कुछ नहीं हुआ। अब वो दवा बनाने चले गए। मैं बहुत अपनी वाइफ से कहता रहा, जिस आदमी को दवा बनाने के लिए भी खुद जाना पड़ता हो, कोई काम का नहीं होगा, चलो यहाँ से डॉक्टर को दिखाते हैं। फिर वो बुजुर्ग आए, बैठ गए, उन्होंने हमें कहा वही असली है, 8 दिन के बाद आना, 8 दिन के बाद तुम लोगों ने आना है। मैं चला गया, पूरे वक्त मैं अपनी वाइफ को डांटते रहा कि क्या किया। वो दवाएं इस्तेमाल करती रही और जैसे जैसे वो दवाएं इस्तेमाल करती रही और हालत बिगड़ती चली गई, ब्रेस्ट की कंडीशन ही बिगड़ गई। 7वें रोज़ तो ये हालत थी कि वो दर्द कर रही थी, तो मैं उसको ज़िद करके एलोपैथिक हॉस्पिटल लेके गया, जिन्होंने कहा थी आप लोग बहुत ही नालायक हैं, इनको एडमिट करा दिया। एडमिट नहीं कराया, हमने कहा अच्छा पैसे लेके आते हैं। हम वापस पैसे लेने आए, एक जूस की दुकान पे रुके एंड देन वो ब्लास्ट हो गया। और अब वहाँ से हम जल्दी जल्दी भागे, मोटरसाइकिल थी उस ज़माने में, घर आए। मेरी वालदा ने कुछ नहीं था, गिलास पकड़ा, जो मवाद निकल रहा था, जो कुछ भी वो उसमें आधा गिलास तो मुझे याद है खून के साथ, पीप के साथ भर गया। बहुत तकलीफ़ हुई और उसके बाद मैंने कहा चलो यार हॉस्पिटल दोबारा चलते हैं, पैसे लेके आते हैं। पैसे हमने ले लिए। तो मेरी वाइफ ने कहा बहुत दिनों के बाद नींद आ रही है, थोड़ी देर आराम करें, तो वो सो गई। ये 8वां दिन था, सॉरी 7वां नहीं 8वां दिन था। हम 9वें दिन हकीम से उनके पास गए, होम्योपैथिक डॉक्टर साहब के पास। मैंने उनको सुनानी थी कि आपने कौन सी दवा दी जिसमें नुकसान हुआ। अब वो सामने से आते हुए मुझे कह रहे हैं तुमको कल बुलाया था, तुम कल क्यों नहीं आए? मैं क्यों? अरे कल उसको ब्लास्ट होना था ना। जैसे उन्होंने ये कहा उसको, मैंने कहा आपने क्या? कहते हैं मैंने दवा दी थी, कुछ नहीं था, बच्चे ने सर मारा था जिससे वहाँ एक नोट पड़ गई थी, गुठली पड़ गई थी, वो पक गई थी और मैंने उसको मज़ीद पकाया था, बस और कुछ नहीं। वो वजह है मेरी होम्योपैथी सीखने। उसके बाद मैंने होम्योपैथी से बड़ी नहीं बिल्कुल। और नॉर्मल एलोपैथिक डॉक्टर्स होम्योपैथी के बारे में बहुत एक्सट्रीम नेगेटिव बातें करते हैं। मेरा खुद भी लाइफ में 2-3 दफ़ा मेरी इतनी खौफनाक कंडीशंस जो ठीक हुई हैं, एक अच्छे डॉक्टर गोलंदाज, जिनका मैं अक्सर जिक्र करती रहती हूँ, लेकिन वो अब नहीं नए पेशेंट्स देखते, लेकिन उनकी वजह से ठीक हो। मेरा भी अपना बड़ा इत्तेकाद है, मैं कहती हूँ प्लीज़ एंटीबायोटिक से दूर रहें। मेरी अपनी एक बहन है जिसने लाइफ में अपने बच्चों को कभी एलोपैथिक डॉक्टर को दिखाया ही नहीं। वो थोड़ा देर से ठीक होते हैं लेकिन होम्योपैथिक से ठीक होते हैं और वो ही ले रहे हैं। और कल बड़ी एक खौफनाक बात उसने, अलीज़ा ने बताई अपने शो में जब वो आई थी। साइंटिस्ट हैं जो रिसर्च कर रही हैं ये एंटीबायोटिक, कि अगले 50 साल में एंटीबायोटिक किसी पे असर ही नहीं करेगी और छोटी छोटी बीमारियों से लोग मर जाएंगे बिकॉज एंटीबायोटिक के वो इम्यून हो चुके होंगे। मत खाइए एंटीबायोटिक अनलेस इट्स एब्सोल्युटली नेसेसरी। तो यूरोप में आज भी गर्म पानी के साथ शहद देने का रिवाज डॉक्टर के पास है। वो हमेशा कहते हैं बच्चों को पहले आप ये और बिल्कुल अपनी नज़र में हमेशा रखें और बहुत इज्जत और कदर करें अच्छे होम्योपैथिक डॉक्टर की, क्योंकि वो रेयर है। बहुत सारे कमर्शियल भी होते हैं, हर एक के पास नहीं जाना उनके पास। और ये जो मैं बताऊं, जो कमाल डॉक्टर जो मेरी लाइफ में आए, वो दवाइयाँ खुद बनाते हैं। ऐसा होम्योपैथिक डॉक्टर ढूंढिए जो दवाइयाँ खुद बनाए, खुद मिक्सचर्स करे। डॉक्टर गोलंदाज भी दवाइयाँ अपनी खुद बनाते हैं, कुछ मंगवाते हैं, पता नहीं किस मुल्क से कहाँ, और फीस अभी ले ला, आज तक किसी से कुछ नहीं लिया, नेवर। तो
कैंसर के भी पेशेंट उन्होंने ठीक किए माशाल्लाह। जो लोग जानते हैं समझ रहे होंगे मैं किन की बात कर रही हूँ। लेकिन अच्छा होम्योपैथिक डॉक्टर इज़ एन एसेट। ढूंढें किस शहर में है, किस मुल्क में है, किस गली नुक्कड़ में है, उनको ढूंढें और उनसे राब्ते में रहें। थैंक यू सो मच। अभी हमारे पास और है सेगमेंट एक, नहीं उसके बाद अगला है सेगमेंट या अच्छा उसके बाद। थैंक यू सो मच योगी वजाहत जी, बहुत शुक्रिया। मुझे बिल्कुल वक्त का पता नहीं चलता इस शो में, ये ज़रा इशू हो जाता है। और अतीका उर्दू से भी हम बात करेंगे। जिस तरह मैंने कहा कि वो विमेन मीडिया अवार्ड्स ऑर्गेनाइज करवा रही हैं, वो क्या चीज़ है उसके बारे में बात करेंगे। एंड ऑल्सो अबाउट ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस। कीप वॉचिंग। गुड मॉर्निंग। थैंक यू वंस अगेन। PK proudly presents the first Women of Substance Media Awards, honoring women who have excelled against all odds. Celebrating their success on the 26th of October to mark Breast Cancer Awareness in Pakistan. जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और कुछ सालों का हमेशा गैप आ जाता है मेरे और अतीका उर्दू जी के दरमियान। हम मिलते हैं लेकिन उतनी मोहब्बत से, रिस्पेक्ट के साथ। एंड व्हाट अ लेडी, जिस जगह बस पहुंच जाती हैं सारी नज़रें, हर एक का ध्यान इनकी तरफ चला जाता है। माशाल्लाह, द चार्म, द ब्यूटी, द कैरिज्मा इज अमेजिंग। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू सो मच। मेरा सेट सज गया। सो ऑनर्ड टू हैव यू ऑन द शो। Thank you. I'm delighted and I'm very embarrassed also with the introduction. नहीं, दिल से कह रही हूँ। लेकिन अतीका जी आप काबू में नहीं आती जब तक, अगर आप वैसे उनको सेलिब्रिटी इंटरव्यू के लिए कहेंगे तो उनके पास टाइम नहीं है। लेकिन जब किसी कॉज की बात आती है तो देन you are there. No, because मेरा ये नादिया के इंसान को ना उस वक्त आके कुछ बोलना चाहिए जब कुछ बोलने को हो। तो अगर आप अपना एक नाम बनाना चाह रहे हैं वो तो आपका काम बोलता है। We don't have to sit on morning shows to build our own brand, our name, you know. लेकिन जब कोई कॉज हो या कोई आप सोशल वर्क कर रहे हैं या कुछ ऐसे, तो फिर उस वक्त आई फील सेलिब्रिटीज़ को निकल के ऐसे जो प्लेटफॉर्म्स हैं उनको यूटिलाइज करके ना आवाम तक मदद भेजने की ज़रूरत पड़ती है। माशाल्लाह। और अभी कुछ आपके मसरूफियात में कुछ चेंज आया है। ये विमेन मीडिया अवार्ड्स, मुझे इसका भी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं, लेकिन मैंने कहा मैं आपसे खुद पूछूंगी। इट साउंड्स वेरी नाइस। विमेन मीडिया का वर्ड मैंने अवार्ड्स के साथ ऐसा नहीं सुना। श्योर। तो ये है ना कि कितने साल हो गए हैं पाकिस्तान को, यू नो, और कितने साल हो गए हैं मीडिया, पीटीवी चैनल्स को, कितने साल हो गए हैं हम लोग बैठे हुए हैं चैनल्स पे। सही। तो उसमें ये था कि वाई आर विमेन नेवर रिकग्नाइज्ड। अच्छा, दूसरी प्रॉब्लम ये है कि इन द मोर रिसेंट ईयर्स क्या हो रहा है कि जो ख़वातीन हमारी इंडस्ट्री में वो कह रही हैं कि हम मार्जिनलाइज हो रहे हैं क्योंकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा मेल मेंबर्स को काम मिलता है। लड़कियों को स्पेशली टेक्नीशियंस को इनकरेज नहीं किया जाता। यू नो, लाइक फॉर इंस्टेंस कैमरा वुमेन होनी चाहिए, एडिटर्स होनी चाहिए। बेशक, हम सिर्फ मैंने अभी तक नहीं देखी सारी जिंदगी। तो अब इतने साल हो गए मीडिया को, तो वाई आर वी नॉट इनकरेजिंग? और जो टेक्निकल फील्ड्स में जो लड़कियां हैं उनको आप इनकरेज करें, वो भी जॉब्स अभी खुल सकती हैं उनके लिए। तो जैसे ब्यूटी बिजनेस में जब मैंने अपना ब्रांड शुरू किया था तो उस वक्त मैं जब रिटेल में जब सर्वेस करती थी तो मैं देखती थी कि वहाँ पे कोई लड़कियों को नहीं हायर करते थे। वो ऑल मेन सेलिंग। सही बात। तो मैं कहा आप लड़की को हायर करेंगे तो सेल बढ़ेगी। सेम थिंग यहाँ पे मीडिया में क्या है कि हम खवातीन को कैमरा पे तो जॉब्स मिल जाती हैं, बिहाइंड द सीन्स वी हैव टू एनकरेज। सबने सही कहा कि 90s में जब मैं तारिक रोड पे मेकअप लेती थी तो वो कोई तारिक भाई, मसूद भाई होते थे हमेशा। कभी कोई हिना, आयशा, सायरा ने मेकअप नहीं मुझे दिखाया। आ गई हैं। तो हम खवातीन ने ना ये माहौल चेंज करना है। दूसरा ये है कि क्योंकि हमारी एक बहुत हाई प्रोफाइल इंडस्ट्री है, वहाँ पे ये जो फोकस पीके हमारा एक प्लेटफॉर्म है विच इज़ अ ट्रेड इनिशिएटिव, उसके अंडर हमने विमेन इन फोकस का एक इनिशिएटिव शुरू किया बिकॉज वी वांट कि हमारी जो लड़कियां हैं ना वो एक सेफ माहौल में आ सकें। तो एक गर्ल्स कम्युनिटी बोल रहे हैं हमें जो भी, लेकिन एक जगह बनाने की हम कोशिश जहाँ पे ख़वातीन को कंफर्टेबल लगे, उनकी फैमिलीज़ को कंफर्टेबल लगे कि ये ख़वातीन के बीच में ही जाके करेंगे। देखें, अगर आप पार्लर्स की तरफ चले जाएँ,
तो वहाँ पे कितनी बच्चियाँ जाती हैं काम पे। पाकिस्तान में ब्यूटी सैलून्स में कितनी लड़कियों की जॉब्स हैं जिनकी वजह से घर चलते हैं, क्योंकि वो एक फीमेल रन बिजनेस में जाती हैं, तो उनके वालिदैन को प्रॉब्लम नहीं होती, उनके या कपड़ों की डिजाइनिंग को प्रॉब्लम नहीं होती, किसी को। सेम थिंग इन आवर इंडस्ट्री हियर आल्सो ना, कि हम एक माहौल बनाएंगे तो इन लड़कियों को हम और मौका देंगे कि आएँ और अपनी कैपेबिलिटी दिखाएं और काम करें। तो आप ये किन के लिए कर रही हैं, वो जो ऑलरेडी इस फील्ड में है या नई बच्चियां, नई लड़कियां? नहीं, तो इस साल हमारा पहला साल है विमेन इन मीडिया अवार्ड्स, और हमने मैं कहती हूँ कि जी हमने जूरी सिस्टम नहीं किया, बिकॉज इतनी ख़वातीन थी जो इतनी काबिल और इतनी इस्टेब्लिश्ड हैं कि इस साल हम सिलेक्टिव हमने एक लाइन अप किया है। अच्छा, ये एक्टर्स हैं? मुझे लगा शायद अवार्ड से वो जो हमेशा हमें अवार्ड्स में लड़कियां और लड़के नजर आते हैं, जो सोशल मीडिया पे बहुत इन है, मिक्स, ये डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स, राइटर्स, फिर फहमीदा रियाज साहिबा को हम याद कर रहे हैं, आसमा जहांगीर साहिबा को याद कर रहे हैं। ऑल्दो आसमा जहांगीर साहिबा लीगल फ्रेटर्निटी से ताल्लुक़ रखती थी, लेकिन उन्होंने मीडिया रिलेटेड में बहुत अवेयरनेस ड्राइव्स किए थे, ख़वातीन के हवाले से, ह्यूमन राइट्स के हवाले से। तो हम ये 2 ख़वातीन को इस दफ़ा हम याद कर रहे हैं उनके सर्विसेज के लिए, और इट्स अ मिक्स ऑफ लेडीज जिन्होंने सिर्फ लेडीज, जस्ट लेडीज, आदमी तो बड़े जेलस होंगे, तो वो तो बाहर खड़े होंगे कि एक मिली जाए नजारा। मैं कल ये सोची थी, अगले साल मैं कहा मेन इन मीडिया अवार्ड्स, इट्स नॉट फेयर, बट आई थिंक द गर्ल्स नीड मोर सपोर्ट राइट नाउ। फिर हमारा ये था कि क्योंकि अक्टूबर चल रहा है और हर अक्टूबर को मैं काफ़ी अग्रेसिवली इन्वॉल्व हो जाती हूँ मीडिया में टू प्रमोट द कॉज ऑफ ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस। तो पिछले 12 साल से मैं ये मेरा कॉज फॉर लाइफ में ऐसे कहती हूँ, पिछले 12 साल से मैं प्रमोट कर रही हूँ, क्योंकि हमारे पाकिस्तान में ब्रेस्ट कैंसर का इंसिडेंट बहुत आए हैं। तो हमने सोचा कि क्यों नहीं हम ये विमेन इन मीडिया अवार्ड्स अक्टूबर में करके इसको ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस के हवाले से इसको थोड़ा सा इसकी कैंपेनिंग बनाएं, ताकि कॉज को और भी ज्यादा अवेयरनेस, क्योंकि हाई प्रोफाइल हो गया ना। जी जी जी, तो हमने सोचा दिस इज अ वेरी गुड मिक्स। हमने आइडिया किसका था? मेरा था, मिसबा खालिद इसको हेड कर रही है, उनका था, हम सब ने लड़कियों ने बैठ के सबने सोचा कि एक विमेन ऑफ सब्सटेंस, शनाज रमजी हैं वो थी मेरे साथ, तो उन्होंने कहा एक विमेन ऑफ सब्सटेंस करते हैं हम। तो मैंने कहा अगर हम विमेन ऑफ सब्सटेंस को रिकॉग्नाइज करें तो फिर ऐसी चीज़ करें दैट हैज सब्सटेंस इन्वॉल्व्ड ऑल्सो। तो वी थॉट व्हाई नॉट ब्रेस्ट कैंसर, बिकॉज आपको पता है पाकिस्तान हैज़ द हाइस्ट इंसिडेंट ऑफ ब्रेस्ट कैंसर इन एशिया, रियली, एंड द 4th हाइस्ट इन द वर्ल्ड टुडे। वजह तो ये नहीं पता। तो इस साल जो शोर मैं कर रही हूँ वो 2 चीज़ें, एक तो कि हमारे पास पाकिस्तान की कोई नेशनल कैंसर रजिस्ट्री नहीं है, जब तक आप रजिस्ट्री प्रॉपर नहीं बनाएंगे आपको वजह भी नहीं पता चलेगा, आपका डेटा नहीं आ रहा। हाँ, तो मतलब इतना बड़ा रिकॉर्ड हमने सेट किया है तो कोई वजह भी तो हो, कोई डेटा भी तो हो। मैं बार बार पूछती हूँ कि जी आपकी हेल्थ मिनिस्ट्री और ये सबको सोचना चाहिए कि अगर इतना एपिडेमिक फॉर्म में ब्रेस्ट कैंसर है इस मुल्क में, तो नेशनल रजिस्ट्री मोबिलाइज करके सबसे पहले आप ब्रेस्ट कैंसर का जितने भी केसेस हैं उनका इंसिडेंट जो है कलेक्ट करें। इतने बड़े नंबर के साथ तो बाहर से किसी को आ जाना चाहिए था रिसर्च करने के, भाई पाकिस्तान में इतना हाई नंबर है, वजह क्या है? It's like an epidemic in this country. It's frightening. और हमें वो वजह का सवाल जो आपने उठाया है ना, वो बहुत अच्छा सवाल है, उसके जवाब नहीं है। Why? Because हम डेटा नहीं कलेक्ट कर रहे अपना। आपको क्या लगता है, लेकिन कुछ आपको भी कुछ समझ आती होगी कि ये वजह हो सकती है, one of the reasons? I don't know. I think it's something we're eating. मुझे लगता है देखिए ना, क्योंकि एनवायरनमेंट में तो सांस तो हम सब ठीक है, जैसे फॉर इंस्टेंस एक रिसर्च से पता चला कि पंजाब की तरफ आप जाएं तो सियालकोट में बहुत हाई इंसिडेंट है। अच्छा, तो आप कह सकते हैं इंडस्ट्रियल टाउन है ना, शायद वो कुछ एयर पोल्यूशन है उधर, इसीलिए रिसर्च करना बड़ा जरूरी है। देखिए ना, समझ आ रही है, इज इट एयर पोल्यूशन, इज इट समथिंग यू आर ईटिंग इन योर डाइट? लोग कह रहे होंगे ना कि भाई इलाज पे फोकस करें, आप लोग इस पे क्यों, जो आप कह रही हैं कि रजिस्टर हो, क्यों उस पे फोकस कर रहे हैं? दूसरी प्रॉब्लम ये नादिया कि जब तक रिसर्च नहीं होगी ना, आप बोलने से भी डरते हैं, क्योंकि आप कोई गलत चीज कहेंगे तो आप और नुकसान करेंगे। आप जब अवेयरनेस भी दिलवाते हैं खवातीन को, उसमें एक और मसला ये होता है कि जी कैपेसिटी क्या है। आपने उनको बता दिया जी आप जाएं, अर्ली डिटेक्शन चेकअप करवाएं, और अगर कुछ निकला तो फिर उसको आप रिमूव करवाएं, ताकि आप हम तो यही सुनते आए हैं। बट अगेन कैपेसिटी का भी मसला है, किधर जाएगी वो, कितने पब्लिक अस्पताल, कितने गवर्नमेंट अस्पताल ब्रेस्ट कैंसर के लिए चेक करते हैं, मेमो मशीन कितने के पास है, बहुत मसले हैं। बट एक मुल्क जहाँ पे इतना हाई इंसिडेंट है, और मैं तो यहाँ बैठ के कहूँगी कि इमरान खान साहब जो हमारे प्राइम मिनिस्टर अभी बने हुए हैं, उन्होंने इतना काम किया कैंसर के हवाले से, सबसे पहले तो उनको अपने हुकूमत से पूछना चाहिए कि भाई आप लोग बताएं हमारी नेशनल कैंसर रजिस्ट्री का क्या हो रहा है, वो होनी चाहिए। उनको तो सबसे पहले कहना चाहिए, बिकॉज उन्होंने तो इतना काम किया है उसके लिए कैंसर के हवाले से। एंड मैंने ये जो मेरा एक सफ़र है, मैंने शौकत खानम हॉस्पिटल के साथ शुरू किया,
क्योंकि मैं एक टेलीथॉन कर रही थी इमरान खान साहब के साथ ज़कात कैंपेन पे कई साल पहले। वहाँ मुझे पता चला डॉक्टर साहब से उधर के, देखें दुबई में आप होस्ट कर रही थी, होस्ट मैं वो कर आप रही थी, होस्ट भी कर रही थी दुबई में, बिल्कुल मुझे याद है, डॉक्टर मीडिया सिटी फैसल, में। इमरान, माई सेल्फ, वी वर देयर टुगेदर। तो डॉक्टर फैसल से मैंने बाय द वे कहा, मैं कहा डॉक्टर साहब ऐसे हमारा सबसे ज़्यादा क्या कैंसर है? कहता है आप हैरान होंगी, ब्रेस्ट कैंसर। मैंने कहा डॉक्टर साहब हाँ तो हम बात नहीं करते। कहते क्यों लोग शर्माते हैं? शर्माते हैं, हाँ। अच्छा, शर्माते हैं किस चीज़ से? वो औरत मर जाती है क्योंकि वो बोल नहीं सकती। अच्छा, फिर 2-3 बहुत अजीब चीज़ें हैं, जैसे आप जब छोटे छोटे गांव में जाते हैं, लोग समझते हैं इन्फेक्शियस डिजीज़ है कि ये किसी के छूने से लग रही है। छूने से नहीं लगती, आपका अपना जिस्म उसे बनाता है, इट्स मैनिफेस्टेड फ्रॉम विद इन द बॉडी। बिल्कुल। तो इतनी इलिटरेसी है यहाँ पे, वो बेचारी लड़की या वो बच्ची तो इलाज ही नहीं कराती होगी, वो बोलती ही नहीं है, इलाज तक तो पहुँचती नहीं है ना, वो डर के मारे मुंह नहीं खोलती कि जी मुझे कुछ आई कैन फील समथिंग। और ऐसे जगहों पे कोई फीमेल डॉक्टर नहीं होगा, इसने कहाँ जाके चेकअप करवाना है? वो कौन बताएगा उसको कि इसको कैंसर नहीं है? बताती, शौहर को नहीं बताती, बच्चों को नहीं बताती, एंड बाय द टाइम उसको अस्पताल लेके चले जाते हैं आप, उसकी हड्डी में जा चुका होता है, शदीद तकलीफ होती, यानी 4th स्टेज पे होती है वो औरत ना। तो आप बचा भी नहीं सकते उसे। अब एक अगर माँ मर जाए ना घर में तो पूरा घर तबाह हो जाता है, बच्चे रुल जाते हैं। सो द थिंग इज दैट दिस इज सच अ ट्रेजेडी, इट्स सच अ ट्रेजेडी, इट्स अनबिलीवेबल। और मैं 12 साल से इस पे काम कर रही हूँ नादिया, और मेरी जो एक फ्रस्ट्रेशन की लेवल मैं आपको बता नहीं सकती, मैं कहती हूँ अभी भी हम यही बात कर रहे हैं। अभी हमारी जो समीना अलवी साहिबा हैं, फर्स्ट लेडी, उन्होंने ये मुहिम पिछले साल से उठाई हुई है। मैं उनसे भी कहती हूँ आप प्लीज़ बात करें तो 2-3 चीज़ें पूछें, भाई हम रजिस्ट्री किधर है, हम डेटा तो कलेक्ट करें कि हो क्यों रहा है इतना पाकिस्तान में। बहुत रेलेवेंट पॉइंट है। हुकूमत का जो एक नेटवर्क है कि जी सारे, बिकॉज सारे कराची, लाहौर, इस्लामाबाद में तो नहीं बैठी हुई ना, छोटे छोटे शहरों में भी, गाँव में और शहरों में बैठी हुई हैं। तो द BHU सिस्टम और whatever the national health system is, they should be looking at this also। और उन तक ये अवेयरनेस और ये मैसेज और ये सारी चीजें तो पहुंचती भी नहीं होंगी कि जी जो हम लोग टीवी पे देखते हैं, आज जी ब्रेस्ट कैंसर डे है, ये कैंपेन है, जाएं अपना चेकअप कराएं, अरे फ्री मेमोग्राफ हो रहा है फला जगह। गांव वाली औरत तक तो बात ही नहीं पहुंच रही, वो कहाँ जाएगी? उसके तो गांव में मर्द डॉक्टर बैठा है जो कि सवाल ही नहीं पैदा होता कि कभी वो वहां जाएगी चेकअप कराने, किसको दिखाए? सेल्फ एग्जामिनेशन का उसको पता ही नहीं। बिल्कुल। वीडियोस वो यूट्यूब पे देख ही नहीं सकती। बिल्कुल। तो वो तो उसने मन नहीं, आपके इस मुल्क में बहुत आपके जाने ज़ाया हो जाती हैं इन्हीं वजहों से, एंड वी नीड टू चेंज इट। अगर हमने इसका कुछ बाय द गवर्नमेंट बिकमिंग सीरियस, by this government becoming serious about the breast cancer issue in Pakistan। तो इन ये सीरियसनेस करवाने के लिए आप अतीका जी, आपको क्या लगता है, आप क्या कोई आपका प्लान जरूर होगा? तो मैं अपनी तरफ से देखें, मुझे जब 12 साल पहले ये पता चला तो मैंने, जब हमारी जो सहेलियां हैं ना मीडिया की, उन सबको मैंने दावत दी खाने पे, उनको बिठाया, मैंने कहा देखें ये है, हम एम्पावर्ड औरतें, हम बोलना शुरू करेंगी, उसको शर्म कम आएगी, वो भी बोलना शुरू कर देगी। तो हमने ब्रेस्ट कैंसर सब जगह बोलना शुरू कर दिया। शुक्र है अल्लाह का, आज जब टीवी का कोई वो माइक जाता है सड़क पे भी, वो ख़वातीन बात करती हैं। अब तो नॉट एट शायद हमने वो एक टैबू, उसका एक सोशल टैबू तोड़ा है। अब हर साल हम कोशिश करते हैं कि जी हम हुकूमत से भी कहें कि जी क्या करना है। अवेयरनेस तो बहुत की है हमने, अब फैसिलिटीज़ ऑर्गेनाइज होनी है, डेटा कलेक्शन बहुत ज़रूरी है। इस साल मैंने तो डेटा कलेक्शन पे शोर शुरू कर दिया कि जी आप बताएं क्यों, हमें वी वांट टू नो द व्हाई। सही बात है, क्यों, वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि इलाज की फिर वही बात है, अगर उस मासूम औरत को पता भी चल गया, वो अफोर्ड कर सकेगी कैंसर की नहीं। और फिर आपकी जो पब्लिक सेक्टर का जो है, आपके उधर क्लिनिक्स और ये चीज़ें होनी चाहिए। आई थिंक एक टाइम पे एक प्लान बना था कि जी जो बेसिक हेल्थ यूनिट्स है उसमें हम एक कम्युनिटी टाइप सेंटर्स बनाएं जहाँ पे औरतें अपने बच्चों को भी ला सकें और वहाँ पे वोकेशनल स्किल्स भी सीख सकें। उधर ही अगर आप ऐसे कुछ क्लिनिक्स लगा दें जहाँ पे फीमेल डॉक्टर या फीमेल नर्सेज हों, जो ये दिस द गवर्नमेंट कैन डू, प्राइवेट सेक्टर वी कांट डू इट, वी कैन ओनली कीप मेकिंग अ नॉइज़। मेरी तरफ से मैं कोशिश करती हूँ कि हर साल मैं कोई ऐसी एक चीज़ करूँ जहाँ पे लोग भूले ना कि ये प्रॉब्लम है। ये है बहुत अच्छी, बहुत ये अभी जो तो ये जो विमेन इन मीडिया अवार्ड्स हम कर रहे हैं, इट्स अबाउट रिकग्नाइजिंग आवर विमेन, बट द विमेन आर रिकग्नाइजिंग द कॉज। हमारी जो लड़कियां हैं जो उनको तो हम कह रहे हैं जी आपने बड़ा अच्छा काम किया, लेकिन हम कह रहे हैं कि देखें ये आई हैं क्योंकि वो कह रही हैं कि जी ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस के हवाले से हमने भी कुछ अपना हिस्सा इसमें डालना। अच्छा, तो इतनी लेडी पार्लियामेंटरियंस हैं, आपकी फ्रेंड्स भी होंगी, उन्होंने ये इशू उठाया, सब अब बात हो रही है। इनफैक्ट 4th of November मैं भी जा रही हूँ पार्लियामेंट हाउस में, वहाँ पे क्या कहते हैं, पेशावर में
फीमेल पार्लियामेंटेरियंस और सब UNDP के साथ एंड ऑल, उन्होंने भी एक ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस का पूरा एक अरेंज किया एंड है। आई थिंक अगर कुछ हो सकता है तो वो इस गवर्नमेंट के दौर में जरूर हो सकता है, बिकॉज कैंसर का इतना वाकई आपने बात की, इमरान खान ने काम किया, इतना कंट्रीब्यूशन है। इमरान खान बीइंग प्राइम मिनिस्टर having worked on cancer, तो it makes so much sense. I mean, इनके दौर में नहीं होगा तो फिर कब होगा? और बिल्कुल होगा इंशाल्लाह। मुझे आपकी बात बड़ी अच्छी लगी कि देखिए सोचना चाहिए, आप एक सेलिब्रिटी हो या किसी भी आपके पास कोई स्ट्रेंथ है, आपने कुछ अचीव किया लाइफ में, आपकी बात लोग सुनते हैं, आप अपनी बात कहीं पहुंचा सकते हैं। अगर ऐसा कुछ भी आप में है तो किसी अच्छे कॉज से एसोसिएट होना बहुत जरूरी। मैं कहती हूँ हर सेलिब्रिटी एक कॉज अडॉप्ट कर ले। मैंने ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस अडॉप्ट किया हुआ है एंड मैं इधर उधर नहीं जाती। पीपल नो व्हेन दे सी मी, दे नो ओके पिंक, शी इज कम इन पिंक एंड दिस इज हर कॉज। एवरीबडी पिक वन कॉज। कोई किडनी को उठा ले, कोई लिवर उठा ले, एक कॉज करें पूरी जिंदगी। मेरे तो बहुत सारे कॉजेस थे लेकिन अब वो नैरो डाउन होके एक कॉज पे आ गया है और वो कॉज अब बन गया और अब वो मेरे दिमाग में जो है ना आहिस्ता आहिस्ता, बिल्कुल। लेकिन मैं तब उस पर बात करूंगी इंशाल्लाह जब, लाइक आई सेड कि हमेशा प्रॉब्लम के साथ सॉल्यूशंस होने चाहिए। सोच मेरी शुरू हो गई है और इंशाल्लाह ज़रूर इस पे मैं भी काम करूंगी। एंड आई होप मैं आपकी तरह जो है इसको जगह जगह पहुंचा सकूं, लोगों में सेंस डाल सकूं और कुछ अच्छा ही हो। वो क्या कॉज है मैं आपको बताऊंगी कभी ना कभी। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, मीडिया अवार्ड्स पे और बात करते हैं, कब हो रहा है, नॉमिनीज कौन है, अवार्ड किसको मिल रहा है, और आप हमें लाइव शो पे कॉल भी करके अतीका उर्दू से कोई भी सवाल कर सकते हैं। कीप वॉचिंग, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। देख रहे हैं आप मॉर्निंग एट होम ओनली ऑन PTV होम विद मी नादिया खान। अतीका उर्दू आज गेस्ट हैं। मीडिया अवार्ड्स की बात हुई, ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस की बात हुई, अब आपकी दूसरी मसरूफियात पे बात करते हैं। टीवी पे आपको देखते हैं बड़े कम, ये जुल्म आप हम पे कर रही हैं? अरे नहीं, मैं बहुत काम करती हूँ, आप टीवी नहीं देख। ये मुझे लोग कहते हैं, मैं हैरान होती हूँ। अच्छा, बिकॉज क्या हुआ है, जब से इंडियन कंटेंट बंद किया है ना, तो हमारे जो ड्रामे वो रिपीट वाले भी चल रहे हैं। सो एक टाइम आता है जब 3-3 मेरे चल रहे होते हैं एक साथ। I'm thinking, oh my God, I'm on TV too much because I like कि एक चले और ऑडियंस फॉलो करे। सही। लेकिन फिर वो पुराने भी रिपीट पे आ रहे हैं वापस। तो I actually I'm seen a lot, but people are, अब वो रिमोट कल्चर आ गया ना। 1-2 चैनल ही देख रहे हैं या ऑनलाइन देख रहे हैं चीजें जो ऑनलाइन ड्रामे का। लेकिन जो ऑनलाइन ड्रामे चल रहे हैं, बहुत सारे ड्रामे में जहाँ आपको होना चाहिए उसमें नहीं देख रहे आपको। पता है अभी नहीं है मेरा अभी फॉर इंस्टेंस मैं 2-3 बड़े अच्छे प्रोजेक्ट्स अभी कर रही हूँ। बट होता ये नादिया, मुझे पता नहीं क्या है कि जब से मैंने हमसफर में जालिम सास प्ले किया है ना, वो एक मुझे एक वो स्टैंप लग गया है। तो जो मैं जालिम सास प्ले करती हूँ तो लोगों को बड़ा मज़ा आता है। मैंने बाकी इतने अच्छे, जैसे मैंने जब खान किया उसमें बड़ी पॉजिटिव और बड़ी प्यारी वाइफ, नो इंटरेस्ट। मेरा मतलब है कि पीपल दे एंजॉय द रोल्स। वो जो एक स्ट्रॉन्ग अग्रेसिव औरत की जो रोल्स करती हूँ वो उन लोगों को बड़ा मजा आता है वो मेरे रोल्स देख के। बाकी रोल्स इतने करती रहती हूँ बीच में, कोई सुनने को ही नहीं मिलते हैं। बट आई एम अ लिटिल होपफुल क्योंकि अभी आई एम डूइंग समथिंग अभी जो आएगा इंशाल्लाह 2-3 महीने में आएगा, टोटली डिफरेंट कैरेक्टर। और अभी एक फिल्म भी मैंने की है जिसपे टोटली डिफरेंट कैरेक्टर। तो अब एज एन आर्टिस्ट, फिल्म कौन सी फिल्म बताएं? नहीं वो अभी मैं नहीं बता, वो अभी उन बेचारों ने अपने टाइटल भी कंफर्म नहीं किया। अच्छा, ना अच्छा, अभी शूटिंग नहीं हुई? हो गई, खत्म, डन, अब वो पोस्ट पे चला गया। कैरेक्टर भी नहीं बताएंगी किस तरह का कैरेक्टर? वो आप देखें मेरा ये होता है ना कि हाउ कैन आई चेंज द डाइवर्सिटी ऑफ माई रोल्स ना, यानी कि मैं कैसे वो चीज़ें लाऊं अपने क्राफ्ट में कि लोगों को भी मज़ा आए, मुझे भी मज़ा आए कि मैंने कुछ और डिफरेंट किया। सो आई थिंक फिल्म से भी फ़र्क आएगा क्योंकि कुछ और डिफरेंट टाइप ऑफ वहाँ पे गेट अप लोग कैरेक्टर है। एंड कोशिश मेरी हमेशा रहती है कि मुख्तलिफ चीज़ें मेरा भी एक क्राफ्ट साफ होता रहे। लेकिन मुश्किल है ना, अपनी पसंद के रोल्स आना है, वो बड़ा मुश्किल है। मेरा ये है कि इवन इफ सिमिलैरिटीज इन रोल्स हो तो थोड़ा सा उसकी जो मोडालिटीज़ हैं वो मैं चेंज कर दूं ताकि मेरे लिए भी थोड़ा सा काम करने का कोई एक मौका मिले उसी दायरे में। तो आपने ये नहीं सोचा कि फिर मैं खुद ही ड्रामे अपने पसंद के लिखवाऊं, डायरेक्ट करूं, प्रोड्यूस करूं? मैंने किया। इनफैक्ट मैंने PTV पे एक बहुत मज़े का सीरीज़ चलाया था, कुलाची से कराची तक, स्लाइस ऑफ लाइफ।
डिफरेंट थिंग्स, एक घर की कहानी, बट द थिंग इज़ कि दोज आर मोर लाइक आर्ट फिल्म्स ना। मैस कमर्शियल जो आपके लोग देख रहे होते हैं वो उनको वो सास बहू की कहानियाँ भी उनकी चिपक गई हैं। बिल्कुल। हमने वो एक इंडियनाइज कल्चर अपने मुल्क में डाल दिया है ना? और हम उससे हट नहीं रहे। और आप ये देखें कि हॉलीवुड में जो हम कहते हैं सोशल मीडिया से आप स्टार्स बनते हैं, आज भी जो वहाँ सही टैलेंटेड जो एक्टर्स हैं उनके लिए फिल्में लिखी जाती हैं। और आपको लगता है कि हमारा जो सीनियर लॉट है वो वेस्ट हो रहा है कि जो उनकी एबिलिटी है, जितना चैलेंजिंग वो काम कर सकते हैं वो उनसे लिया ही नहीं जा रहा? तो नहीं, तो मैं लकीली मेरे साथ ये हो रहा है पिछले 1-2 साल से कि मुझे वो रोल्स आ रहे हैं जहाँ पे एक प्राइम सेंट्रल कैरेक्टर में मैं कुछ कर सकती हूँ। तो लोग कहते हैं कि जी आपके पास है जी माँ का रोल है। मैं कहा माँ क्या कर रही है? जी माँ है। मैंने कहा नहीं सॉरी बस माँ है। माँ है, बस वो माँ तो कोई भी कर सकती है, आप किसी को भी बिठा लें। तो कोशिश तो होती है कि भाई मैं भी कुछ अपने इस काम से सीखूं। तो जितना आप करते हैं उतना ही आप भी आगे बेहतर होते जाते हैं अपने काम में, राइट। बट ये है कि वी आर स्टिल अ वेरी यंग, अभी भी हम बहुत एक एम्ब्रियोनिक स्टेज पे हैं। इंडस्ट्री भी बहुत सॉर्ट ऑफ इंसेस्ट्रियस छोटी सी इंडस्ट्री कब बड़ी होगी तो पता नहीं। आप देखें, अब आपकी इकोनॉमी के हवाले से अभी भी कुछ मुश्किलात आई हैं, कुछ चैनल्स बंद भी हुए हैं, लोगों की जॉब्स भी गई हैं। आई एम होपिंग कि इकोनॉमी थोड़ी अगर स्टेबलाइज हो जाती है अगले 6 महीने साल में, होपफुली अल्लाह में दुआ कर रहे हैं और यू नो हुकूमत से भी प्लीड कर रहे हैं, तो उसमें यह कि फिर अल्लाह करे कि अगले साल से फिर थोड़ा सा हम पिकअप करना शुरू कर दें। बिकॉज देखें हर चीज़ का वक्त होता है। अगर आप अपने मुल्क के ये जो करप्शन है और जो गंदगी है उसको साफ़ करने के लिए आपने झाड़ू निकाला है ना, तो पहले तो मिट्टी उड़ती है, तो मिट्टी अभी उड़ रही है, फिर वो सेटल होगी, फिर वो जगह साफ होगी, फिर आप टाकी लगाएंगे। इट विल टेक टाइम, देयर इज नो मैजिक वॉन्ड बेसिकली, राइट। सही। अच्छा, कॉलर आपसे बात करना चाहती हैं, आसिया फ्रॉम आसिया टोबाटेक से। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, ये लाइन ड्रॉप हो गई। आपसे कुछ बात करना चाह रही थी, कोई अपनी स्टोरी शेयर करना चाह रही थी, दोबारा प्लीज़ कॉल करें। अच्छा, इस साथ साथ मीडिया के आप पायनियर हैं इन लॉन्चिंग योर ओन कॉस्मेटिक लाइन, और मुझे हमेशा होता था कि पाकिस्तान में हमारे लोकल ब्रांड्स क्यों नहीं, लोकल मेकअप, क्योंकि जिस मुल्क में भी मैं जाती थी एक इंटरनेशनल ब्रांड्स होते हैं, एक तरफ उनका अपना लोकल जो होते हैं ब्रांड्स होते हैं जो कि बहुत अच्छे होते हैं, सस्ते होते हैं, कमाल होते हैं, और लोगों को वहाँ जो है उनको लेने में आसानी होती है। मैं तो ज़रूर जाके किसी भी मुल्क का लोकल जो मैन्युफैक्चर्ड मेकअप है ज़रूर लेती हूँ। मैन्युफैक्चर्ड या ये कि उनके अपना लोकल किसी ने उनके नाम पे चल रहा हो। तो आपका ब्रांड वाज द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड। कैसा चल रहा है, कैसी रही है जर्नी, और अभी कहाँ है? तो हमें 15 साल हो गए हैं मेरे ब्रांड को, टोटली सेल्फ ओन्ड, सेल्फ फंडेड। मैंने 25 लिपस्टिक्स का शुरू किया, थोड़े पैसे थे, मैंने कहा चलिए थोड़े से ट्राई करते हैं। मैं बैंक लोन्स नहीं लेना चाहती थी, पार्टनरशिप्स नहीं करना चाहती थी, तो आप फंस जाते हैं, फिर आपकी कामयाब नहीं हो सकते। मैंने कहा स्लो एंड स्टेडी, माशाल्लाह से 15 साल है, एक लॉयल हमारी एक कस्टमर बेस बनी हुई है। पिछले 1-1.5 साल से मुझे बहुत एक एक्साइटमेंट है क्योंकि ऑनलाइन जो बाइंग है बहुत बढ़ रही है। तो अब क्या हो रहा है कि डायरेक्ट टू कस्टमर बहुत ईजी हो गया मेरे लिए। वो आते हैं हमारे ई स्टोर पे आते हैं, वहाँ पे टक टक करते हैं, वहाँ से ऑर्डर भरते हैं, हम COD उनको घर पे भिजवा देते हैं, दरवाजे पे वो अपना सामान देख लेती है, पैसे दे देती है और एंजॉय करती है। तो इन बिटवीन के जो झंझटें थी पहले कुछ साल तो मेरा सिर्फ वो था कि जी अच्छा जी दुकानों के साथ ये मसले हैं, डिस्ट्रीब्यूटर के साथ ये मसले हैं, और पीछे रख दिया मेकअप, या एक्सपायर हो गया या कुछ हो गया, वेस्ट कर दिया, तोड़ दिया। वेबसाइट odocosmetic.com, इफ यू गो ऑन द वेबसाइट, आप जाएं, आप ऑर्डर फिल करें, आप विद इन 2 डेज वर्किंग डेज आपके दरवाजे पे आप COD, अगर आप क्रेडिट कार्ड और वो इजी पैसा ऐसी चीजें आप COD पे आप ले लें उससे। अच्छा, हमने तो ऑप्शंस भी दिए हुए हैं। आपने कुछ उसके लिए कोई YouTube चैनल बनाया ठीक है जी, कुछ वीडियोस और ये कि जिस तरह हुदा की तरह कि मैं कैसे यूज करती हूँ, आपने अपने आप को एज ए ब्यूटिशियन भी तो आप अपने आप को कर सकती हैं। हमारे ट्यूटोरियल्स हैं, हमारे इवेंट्स के सारे हैं ओवर द इयर्स। मेन चीज़ ये थी नादिया, यू नो मी अ लिटिल बिट नाउ ना, मेन चीज़ ये थी कि मैंने कहा ये जो है ना ये करना ज़रूरी है, क्योंकि मैं एज अ स्टाइलिस्ट जब मैंने अपना करियर 80s में शुरू किया था तो उस वक्त मुझे लगता था कि एक तो ब्रांड्स नहीं है हमारे कोई लोकल, दूसरा ये था कि यहाँ पे तो बहुत 2 नंबरी चीज़ें बिकती थी डबल रेट। बेशक बेशक। मैं कहा एक तो चोरी भी है, लोग स्मगल्ड गुड्स बहुत थे इस मुल्क में, इतने स्मगल्ड गुड्स अभी भी आते हैं, अल्लाह करे बंद हो जाए, बिकॉज हम जैसे लोग बहुत सफ़र करते हैं जो आते हैं थ्रू द प्रॉपर चैनल्स एंड पे आर टैक्सेस, और हम एडवांस टैक्स भी भर रहे होते हैं सारा इन पे। तो उसमें यह है कि ये करना जरूरी इसलिए था क्योंकि किसी औरत ने, आपको मैंने भी कहा कि BAs नहीं, ब्यूटी एडवाइजर्स नहीं होती काउंटर्स पे, आप सोचो कोई वुमन एज सच इस बिजनेस में भी नहीं थी ना। आई मीन सैलून्स में बहुत थी, जैसे मुसरत साहिबा सैलून्स में, यू नो वी हैड गर्ल्स इन सैलून, वी डिडंट हैव अ ब्रांड। अब जैसे अब हमारी और खवातीन भी आई हैं अपने ब्रांड निकाल के। अभी रिसेंटली अब कुछ हुआ है कि जी अपने ब्रांड्स लेके
सेलिब्रिटीज मैं और am ये very आए हैं happy। मार्केट में। क्यों पता है क्यों? मुझे किसी ने कहा जब मैंने लॉन्च किया था 2004 में, आप मैडम आप तो पागल हैं, आप कैसे करेंगी, वो पॉट पे भी प्रॉब्लम्स हैं, कस्टम में भी प्रॉब्लम्स हैं, फिर ये भी है, फिर रिटेलर भी तंग कर रहा है। मैं कहा देखें, सक्सेस एंड फेलियर के लिए मैं नहीं कर रही, मुझे पता किसी ने तो ये दरवाज़ा खोलना है, मैं ये दरवाज़ा खोलने के लिए पंगा ले रही हूँ, बाकी अल्लाह मियाँ के हाथ में है। ऑलवेज अ पायनियर और हमेशा अपने वक्त से बहुत आगे सोचती हैं अतीका उर्दू। ये हैं कुछ हमारी अतीका जी, एंड वी आर सो लकी टू हैव यू। माशाल्लाह हमारे मुल्क में, हमारे मुल्क का एसेट, लेजेंड, और मल्टीपल चीज़ें करती रहती, एक करती है थोड़ा भी, थोड़ा इधर, थोड़ा उधर, थोड़ा यहाँ, तो बोर हो जाती है। नहीं, तो मेरा ये है कि देखिए अगर आपको लोगों ने इतनी मोहब्बत दी है और आपके पास मौके आ रहे हैं जहाँ आप टीम्स को मोबिलाइज करके कुछ चीज़ें कर सकते हैं, वाई नॉट। दुनिया में जो एंटरप्रेन्योरशिप होता है या जो हाई प्रोफाइल लोग होते हैं वो क्या क्या नहीं करते, वो दे गेट अटैच टू यू नो NGOs, दे गेट, तो हम क्यों नहीं करें। मेरा ये है कि मेरे पास 2-3 चीज़ें हैं। मेरा एक्टिंग करियर जो पहले से था, ब्यूटी बिजनेस जो मेरा बैकग्राउंड ही ब्यूटी का था सारा, कॉस्मेटिक रिलेटेड, एंड देन ऑफ कोर्स माय चैरिटी वर्क, एंड ये जो फोकस के हवाले से फॉर इंडस्ट्री। सही, और घर भी, आई एम वेरी सोशली ड्रिवन। हाँ, एंड व्हाट अबाउट घर, इन सब चीज़ों में फैमिली, बच्चे, हस्बैंड, घर, ये सारा ये चल सकता है स्मूथली, नाइसली? खैर इन द सेंस कि आई थिंक कि थोड़ी सी मेरी ज़िंदगी में कुछ ट्रेजेडीज हुई हैं मैरिज वाइज, वो मैं बड़ी ओपनली बात भी करती हूँ। तो आई हैड 2 फेल्ड मैरिजेस, लेकिन ये नहीं होना चाहिए कि मैं समझती हूँ कि जो लोग एक लेट्स से एक ट्रैजिक मैरिज में रहते हैं, बिल्कुल उनको फैसले करने चाहिए ना। तो क्या होता है, बच्चे जो है ना वो इतने टॉक्सिक एनवायरनमेंट में पलते हैं कि बच्चे भी खुश नहीं रहते हैं। तो या तो 2 लोग साथ साथ चलें और खुशी चलें, या फिर आपको एक डिसीजन लेना चाहिए, और अगर अलग अलग खुश होते हैं आप तो फिर अलग अलग रास्ते में निकल जाए, लेकिन बच्चों को आप सफ़र ना करने दें। इतनी दफ़ा हम सुनते हैं कि ये नहीं यार हम चला रहे हैं बच्चों की वजह से। हाँ, जी। सबसे ज़्यादा बच्चे सफ़र कर, सुबह शाम आप लोग लड़ रहे हैं, सुबह शाम आप एक दूसरे की बेइज्जती कर रहे हैं, और ये इन्वायरमेंट पे आप बच्चों को की ज़िंदगियाँ बर्बाद कर देते हैं। ये एक अलग शो है तीका जी, ये इतना रेलिवेंट है क्योंकि आजकल मुझे लगता है कि जो मेरी जनरेशन के लड़के हैं उन सबको ये लगता है कि यार ये हमें चेंज चाहिए। बहुत सारे लोग अभी इस वक्त जस्ट फॉर एक्साइटमेंट खत्म कर रहे हैं अपनी शादियां ताकि एक नया पार्टनर आए, और ये मेरी कुछ फ्रेंड्स के साथ हुआ है, तो इसलिए हम हॉरिफाइड, मैं खुद परेशान होगी। तो इस पे अतीका जी हम बात करेंगे अब नेक्स्ट टाइम। वेरी इंपॉर्टेंट बात ये है कि आप क्या एक टॉक्सिक या खतरनाक या डिस्टर्बिंग एब्यूसिव रिलेशनशिप में है, तो फिक्र की बात है। हाँ थी तो आप निकल चुकी हैं, ये डिपेंड करता है आप किस स्टेट में हैं अभी इस वक्त। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द शो। जब आती हैं इतना सा टाइम इतना सा हो जाता है। मैं सिर्फ एक चीज़ ये कहना चाहूँगी नादिर, जाते जाते ख़वातीन, मर्द, हजरात, बच्चे, जो भी, किसी को हक नहीं है कि आपकी ज़िंदगी से खुशियाँ ले जाए किसी भी तरीके से, चाहे आपकी इमोशनल हैप्पीनेस हो, फिज़िकल, जो भी। नोबडी हैज़ द राइट टू रॉब यू ऑफ योर हैप्पीनेस। खुशी जो चीज़ होती है ना, हैप्पीनेस, वो एक बहुत बड़ी वैल्यू होती है आपकी ज़िंदगी में। आपकी ज़िंदगी में कोई भी वो आपसे हटा रहा हो ना, यू हैव टू थिंक अबाउट। और खुदा ने हक दिया है वो आपको, तो आपसे वो हक कोई कैसे छीन सकता है। बहुत शुक्रिया। इस टॉपिक के साथ इंशाल्लाह वेरी सून अतीका जी आपको गाइड करेंगी, बिकॉज आई नो अ लॉट ऑफ यू हु आर वाचिंग मी राइट नाउ। आप में से बहुत सारी ख़वातीन इससे बहुत तकलीफ में हैं और चाहती हैं कोई उनकी बात सुने और उनको कुछ सही मशवरा दे, सिर्फ एक मशवरा। इंशाल्लाह हमारे शो पे बहुत जल्द अतीका उर्दू के साथ ज़रूर। खुदा हाफिज़, टेक केयर। मुलाकात होगी अब मंडे को। 2 दिन मुझे बहुत ज़्यादा मिस ना करना, भी आ जाऊँगी 2 दिन।